नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क। मैं आपको 2 मिनट के अंदर पुराना वाला याद दिलाता हूं। हमने आपको इतना सा कहा था कि ऑडिटर को रिस्क का असेसमेंट करना है। ऑडिट में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रिस्क असेसमेंट। दूसरा स्टेप होता है कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, राइट, जिसको हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी बोलते हैं। उसके बाद में तो फिर आगे की बात है। तो अभी हम लोगों ने इसमें एक तो मिस स्टेटमेंट का मीनिंग, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, लाइक मैटेरियलिटी, मिस स्टेटमेंट्स एंड एक्सेट्रा। देन उसके बाद में हम लोग इनहेरेंट रिस्क पर आ गए थे, जिसमें रिस्क असेसमेंट पर आ गए थे, जिसमें से मैंने आपको रिस्क असेसमेंट का तरीका नहीं समझाया था। सिर्फ इतना समझाया था कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट क्यों आता है, उसके आने का रीजन क्या है। हमें रिस्क असेसमेंट 2 लेवल पर असेस करना है, एक असर्शन लेवल पर, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। ये डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के पार्ट पर होता है। आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है कि ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी सारे मिस स्टेटमेंट्स को शायद नहीं पकड़ पाएगा। शायद वर्ड ही डिनोट करता है रिस्क, शायद सारे रिस्क नहीं पकड़ पाएगा, इसको कहा जाता है डिटेक्शन रिस्क। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिटेक्शन रिस्क ऑडिट रिस्क आता है, ठीक है। और उस ऑडिट रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर की ओपिनियन शायद गलत हो जाएगी, शायद। अब जहां जहां हम रिस्क वर्ड बोल रहे हैं सब जगह शायद 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 है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है रिस्क असेसमेंट करना कैसे है। तो पहले तो हम एक फालतू बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रिस्क का असेसमेंट ऑडिटर को 2 लेवल पर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, असर्शन लेवल पर। असर्शन लेवल का मतलब है लाइक फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। मैंने लास्ट क्लास में कहा था असर्शन का वैसे मीनिंग कुछ और है, ठीक है। असर्शन का वैसे बेसिस, लेकिन एक्चुअल में यहां असर्शन का मतलब हम आइटम वाइज बोलेंगे। लाइक आइटम हो सकता है इंडिविजुअल क्लास आइटम, या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है, अकाउंट बैलेंस हो सकता है, क्योंकि वो जो असर्शन का मीनिंग है उसमें रिस्क असेसमेंट नहीं होता। हमने कहा था असर्शन का मतलब अक्रेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन, ये। लेकिन अब वैल्यूएशन को कैसे रिस्क असेस करेंगे, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। रिस्क कैसे होता है, लैंड एंड बिल्डिंग में रिस्क है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स में रिस्क है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टॉक में रिस्क है, अकाउंट बैलेंस, डेटर्स में रिस्क है, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में रिस्क है। इस तरीके से रिस्क हो सकता है, राइट। सेकंड हमने कहा था ये रिस्क का फायदा क्या है, रिस्क का फायदा क्या है, रिस्क असेसमेंट करने का क्या फायदा है। रिस्क असेसमेंट करने का बस ये फायदा है कि आपको रिस्क असेसमेंट करके आगे का प्रोसीजर डिसाइड होगा। मतलब अगर रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऐसा हो जाएगा अंधेरे में तीर चलाने जैसा, है ना। वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है कि आप रैंडमली कोई सा भी आइटम सैंपल में लोगे। अब जब कोई सा भी आइटम सैंपल में लोगे तो किस्मत है, हो सकता है उसको चेक करके फ्रॉड एंड एरर पकड़ में आ जाए, हो सकता है ना आए, आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और जरा रिस्क असेसमेंट कर लोगे तो पता चल जाएगा कहां कहां फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हैं। तो जो आइटम आप सैंपल में लोगे वो थोड़े सटीक होंगे, तो फ्रॉड एंड एरर के पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएंगे मतलब ज्यादा फ्रॉड एंड एरर पकड़ पाओगे, यानी कम चेक करके भी 100 में आप 12 फ्रॉड एंड एरर है, 13 फ्रॉड एंड हमें नहीं पता कहां है, पर हमने रिस्क असेस करा तो हमें 20 आइटम में लगा, और उसमें भी हमने कंप्लायंस और लगा लिया, तो 20 से छटके वो 15 ही रह गए। अब 15 को चेक करके 99% गारंटी क्या वो 12 पकड़ लोगे। 99 ना भी सही तो 95 तो होगी, 90 तो होगी होगी। यानी 15 आइटम चेक करके भी हम वो 12 फ्रॉड एंड एरर जो है, हमें नहीं पता 12 है या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया, रियल में तो हमें पता ही नहीं होता, पर हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो 15 आइटम सैंपल में लिए उससे सारे फ्रॉड एंड एरर पकड़ में आ ही जाएंगे। 12 नहीं आएंगे तो 10 तो आ ही जाएंगे। पर आप सोचो 100 की जगह 85, 100 की जगह 15 ही चेक करने पड़े हैं। 100 को चेक करके 12 मिलते क्या मजा, 15 को चेक करके 10 मिले ये मजा है। मैं तो कह रहा हूं 15 को चेक करके 8 भी मिल गए तो भी मजा है, कि चेक करा 15% मिल गए 67%। तो ये रिस्क असेसमेंट का फायदा है, नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, इतनी सी बात है, राइट। सी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, it helps the identification and assessment of risk, helps auditor in designing and performing further audit procedure, and further audit procedure as we said it is like compliance and substantive, right। चलो अच्छा, अब मैं आपको भी थोड़ी देर बाद ये बताऊंगा कि वैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये सीक्वेंस ऐसे ही क्यों है, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव, इसका सीक्वेंस ये क्यों है। ऑल्दो हमने डिस्कस कर लिया है पहले, एक बार और रिकॉल ले लेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली रिस्क असेसमेंट की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये देखो मैंने फिर से लिख दिया, कुछ बातें हम 2-3 बार लिखते ही हैं, देखो ये फिर से आ गया। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिस्क असेसमेंट का मीनिंग नहीं, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई असेस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एट बोथ द लेवल्स। अब आप छोड़ दीजिए रिस्क असेसमेंट को, अब मैं आपको बताता हूं आसान तरीका, है ना। रिस्क असेसमेंट करने का एक्चुअल में कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है। आप इस पूरे को भी पढ़ लेंगे ना, हम आपको पिछली बार से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं।
रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर सिखाएंगे, रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर सिखाएंगे कैसे रिस्क असेस करते हैं, कहाँ कहाँ फ्रॉड एंड एरर है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे थे जब हमने रिस्क असेस कर लिया तो जितने आइटम में रिस्क हमने असेस करा उतने में फ्रॉड एंड एरर मिलेगा ही मिलेगा। ये तो सच बोल रहे थे, ये हम झूठ नहीं बोल रहे थे, ये तो सच है। अगर हमने 15 आइटम चूज करे हैं ना भाई, हम देखो ना, आप हवाबाजी थोड़ी कर रहे हैं, है ना। रिस्क असेसमेंट करने के दो तरीके हमारे पास में। एक तो तरीका मैं आपको बताता हूं ना, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहले कि रिस्क असेस करके जिन आइटम में रिस्क लगेगा उनमें फ्रॉड एंड एरर तो मिलेगा, ये तो तय है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आंख बंद करके आप इस बात पे भरोसा रखिए। 20 आइटम सेलेक्ट करें, उसमें से छांट के 15 कर दिए, 15 में से 12 फ्रॉड एंड एरर अगर है तो 12 नहीं तो 8 तो मिलेंगे। मैं तो बहुत कम बता रहा हूं, 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि रिस्क असेसमेंट करने का तरीका क्या है। असल में तो कोई तरीका है ही नहीं, एक्चुअली रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर है ही नहीं, कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मतलब पहला प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट, देयर इज नो प्रोसीजर। व्हाई, राइट। इसके बारे में अपन थोड़ी 10 मिनट बाद बात करें। पहले मैं आपको ये उल्टा समझा देता हूं, रिस्क असेसमेंट करने के तरीके कितने हैं, यानी ये अंदाजा लगाने के कितने तरीके कि कहां कहां फ्रॉड एंड एरर हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, राइट, अगर आपके हाथ में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और कोई आपसे ये बोले कि इसको देख के, सिर्फ इसको देख के, विदाउट लुकिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स और क्या लाइक और डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सपोर्टिंग्स, राइट, विदाउट लुकिंग इनटू ऑल ऑफ देम यू नीड टू फाइंड आउट दैट विच आइटम ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड हैव फ्रॉड एंड एरर। अब इसके दो तरीके क्या है। पहला तरीका तो क्या है, आपको, आपके पास में एक तो नींबू है, थोड़ी शमशान की राख है, थोड़ा काला धागा है ना, लाल धागा है, बिल्ली के नाखून है, ठीक है, और इसी तरह की दो चार चीजें और हैं। तो क्या हो गया, डर लग रहा है क्या? हाँ। ये प्रक्रिया हम यहाँ नहीं, मुझे लगा ये प्रक्रिया हम यहाँ नहीं अपना रहे, तो ये सोच रहा है कि मैं लेकर आया हूँ और ये फिर ठीक है। हाँ, फिर डर तो नहीं रहा ना। तो इसलिए तो कभी इस पर नहीं आता कि सुबह सुबह जल्दी अंधेरे में आना पड़ता हो, और हाँ फिर ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, तो वो एक गोला बना के शमशान की राख से, ठीक है, और उसके बीच में रख देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चारों तरफ थोड़ी कब्रिस्तान की मिट्टी डाल देना, बिल्ली के नाखून, और हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काला धागा बांध के नींबू लटका दो, ठीक है। फिर नींबू जहां जहां रुकता जाए उस आइटम में फ्रॉड एंड एरर है। नहीं, ये पहला तरीका। हाँ नहीं नहीं, अच्छी, इसमें गलत क्या है, इसमें क्या है, लेकिन ये आना भी तो चाहिए। अब अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, अपने को तो ये आता नहीं, तो इसको उठा के रख देते हैं साइड में। अगर ये आता है तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, 1 घंटे में ऑडिट हो जाएगी। नहीं, आप जाओ एंटिटी को बोले कमरा खाली करा दो, आप रिकॉर्ड यहाँ रखवा दो और अंदर से गेट लगा लो। ये करके 1 घंटे बाद आप आओ, बोले सर ये 15 आइटम में फ्रॉड है, चेक करो, तो निकला। हाथ के ऑडिट रिपोर्ट तो घर से बना के लाए थे अपन, राइट, वो दिया, चेक लिया, काम खत्म। साल में आप 100 ऑडिट कर रहे होंगे अगर ये तरीका आता है तो। अब ये नहीं आता तो क्या करना है, तो दूसरा आसान तरीका बताते हैं। एंटिटी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एक्चुअली रिस्क असेसमेंट में कुछ नहीं करना होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब हमें बोलते हैं, देयर इज लाइक वेरी सिंपल, ऑब्टेन, 2 रूल ध्यान रखना है, ऑब्टेन एज मच एज नॉलेज अबाउट एंटिटी, राइट, एज यू कैन ऑब्टेन। एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में, राइट, इनके बारे में जितना मैक्सिमम आप जानकारी ले सकते हो। एंटिटी, एनवायरमेंट मतलब पेड़ पौधे नहीं, हाँ, कहीं उसके पेड़ गिनने लग जाओ और उसके छोटे पौधे गिन रहे हो। एनवायरमेंट मतलब वहां पे किस तरह का माहौल है काम करने का, राइट, जैसे माहौल से मतलब वहां पे जो लोग काम करते हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल है, उनका कंफर्ट जोन क्या है, उनको फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है। जैसे अकाउंट्स वालों को क्या टैली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं, या कोई उनको पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, ईआरपी है या नहीं। ईआरपी है तो बहुत बढ़िया, शानदार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, काम अच्छा होता है, जल्दी होता है, बिना गलती के होता है, ये बहुत मैटर करता है। टैली में आपसे आधी गलतियां नहीं होंगी, जो गलतियां मैनुअल में होती है टैली में उससे आधी गलती होगी। ईआरपी है तो उससे भी आधी हो जाएंगी, राइट, फ्रॉड होने के चांसेस लगभग 1/10 हो जाएंगे। तो ये सब एनवायरमेंट में आता है ना। तो एंटिटी, उसके एनवायरमेंट, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी, ध्यान सुनना, जानकारी, राइट। रूल नंबर 2, आपको रिस्क असेसमेंट के दौरान किसी भी चीज का एग्जामिनेशन नहीं करना है, ना रिकॉर्ड्स का, ना डॉक्यूमेंट्स का, ना वाउचर्स का, ना बिल्स का, ना सपोर्टिंग्स का, ना एसेट्स का, किसी भी चीज का कोई मतलब चेक कुछ भी नहीं करना है। रिस्क असेसमेंट में चेक कुछ भी नहीं करना, राइट। ये 2 बातें अगर आपके जेहन में अच्छे से सेट हो गई तो आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारा आपको मतलब यूं फ्लो में समझ में आता जाएगा।
जहां आप इन दो बातों को भूले वहीं से आपको ये कंफ्यूजन होगा, मतलब हर बात मुझे आपको डिटेल में समझानी पड़ेगी, और ये दो बातें दिमाग में रहेंगी ना, तो आप क्या करोगे, जो भी पढ़ोगे ना उसमें दो चीजें लगाओगे। जैसे मैंने कहीं भी रिस्क असेसमेंट में गलती से भी बोल दिया इसको एग्जामिन करो, मुझे वहीं रोक लेना आप, कि सर आपने तो रोक लेना, आप समझ जाना मैं ही गलत पढ़ा रहा हूं, वहां पे मेरे से गलती हो रही है, आपको कोई संकोच नहीं करना है, कंफर्म है, क्योंकि रूल नहीं बदल सकता, नियम नहीं बदलता कभी भी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन नियम गलत नहीं हो सकता, आंसर गलत हो सकता है लेकिन नियम गलत नहीं हो सकता, तो नियम के हिसाब से आंसर बदलता है बेटा, आंसर के हिसाब से नियम नहीं बदला जाता। और अगर कोई बच्चा या टीचर नियम के हिसाब से आंसर बदल रहा है, बहुत बढ़िया है, आंसर देखते ही नियम बदल देता है, नहीं नहीं बेटा यहां डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं, डेबिट व्हाट गोज आउट होता है, यहां पे डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन होता है, एक्सेप्शन टू द रूल तो समझ जाना भाई साहब यहां पे गड़बड़ झाला है। तो रूल सिंपल है, जैसे ही आपने एंटिटी के असेसमेंट करा, किसी भी रिकॉर्ड को एग्जामिन नहीं करना, अंदाजा ही तो लगाना है, रिकॉर्ड एग्जामिन करने का काम हम कहां करते हैं, सब्सटेंटिव में, इंटरनल कंट्रोल एग्जामिन करने का काम कहां करते हैं, कंप्लायंस में। अब वो काम यहां कर लेंगे तो वहां क्या करेंगे, सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब तीन सवाल, इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, क्या करें अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। वैसे तो आपके जेहन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा एक ना मतलब धुंधला सा इमेज बन रहा होगा कि अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो थोड़ा पूछेंगे, ऑब्जर्व, ये बन रहा होगा ना कहीं साइड में, हाँ ये बन जाता है इमेज यहाँ पर, कि जब हमने ये बोला कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, चेक नहीं करना, ये दो बातें जब बोली तो आपकी एक धुंधली सी इमेज बनी कि यार पूछना पड़ेगा वहां पे काम करने वाले लोगों से, ऑब्जर्वेशन, राइट, ऑब्जर्वेशन, दृश्यम नहीं, इट इज अ गुड वे टू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट एनीथिंग, चीजों को होते हुए देखो, राइट। रिस्क असेसमेंट करना नहीं है, एंड भूल जाओ रिस्क असेसमेंट को, भूल जाओ, रिस्क असेसमेंट करना ही नहीं, आप तो एंटिटी में जाओ, मस्त घूमना फिरना है, 2 दिन रिस्क असेसमेंट जैसी कोई बात ही नहीं होती है, एंटिटी में जाओ, जो मिले सबसे पूछते चलो कुछ ना कुछ, बाहर गार्ड से भी पूछते हैं हम गार्ड से भी पूछ रहे होते हैं, गार्ड मतलब लाइक हु डू नॉट प्ले एनी रोल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू अस, he plays vital role in companies मैन पावर रिकॉर्डिंग सिस्टम। अरे वही व्यक्ति है जो आपको बताएगा कंपनी की सैलरी का फिगर गलत होगा या सही होगा, सबसे पहले वही बताएगा। ही विल टेल यू दैट हाउ एम्प्लॉइज यूज्ड टू एंटर इनटू द प्रीमाइसेस, डू दे हैव एनी पंच सिस्टम और नॉट रिकॉर्डिंग। यहां यही तो ऑब्जर्वेशन होता है ना ऑडिटर का, यहां से ऑब्जर्व करना था, राइट। तो ऑब्जर्व करो, इंक्वायरी करो, इंस्पेक्शन करो, इंस्पेक्शन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं, बाकी चीजों का इंस्पेक्शन करो, दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं। एक और तरीका है वो बड़ा शानदार है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, उसके बारे में अभी 2 मिनट बात करते हैं, वो सबसे शानदार है। जिस दिन वो आ गया ना तो ये भी नहीं करने पड़ेंगे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, तो ये 4 ही तरीके। बट किसी भी हाल में रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जामिन नहीं करना है, कोई दे तो भी नहीं करना है। तो हमें जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग लो, जितना, कोई लिमिट नहीं है। 2 मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप अंडरस्टैंडिंग लेने में, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने में इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लो, लेकिन हम फिर भी आपको ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं, राइट। 2 मैं आपको बताऊंगा कि एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लो, ठीक है, ये भी बताऊंगा कैसे लो, पर मैं आपको फिर भी ये बोल रहा हूं ओपन एंडेड है, ठीक है, बस खत्म कहानी। अब रिस्क असेसमेंट आपको पता ही नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग लेते लेते रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। 2 हम आगे लिखेंगे, पहले ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस, डू रिस्क असेसमेंट, पर एक्चुअली डू रिस्क असेसमेंट कुछ होता ही नहीं है, राइट। हमें पता, देखो इतने दिनों में मैंने कभी घर पे जाके, यहाँ से बैठ जाने के बाद मैंने कभी होटल में या घर पे जाके बैठ के सोचा नहीं, है ना, कि जो है ये लड़का कैसा है, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं यहाँ से जाने के बाद सोचता ही नहीं, कोई भी नहीं सोचता होगा, क्या ही सोचेंगे, घर गए अपने जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन अपने आप ही हमारे दिमाग में, तुम में से हर एक बच्चे की इमेज बनी हुई है हमारे दिमाग में, पता है आपको, हर एक बच्चे की इमेज, यानी हर एक बच्चे के बारे में हमारे दिमाग में रिस्क असेसमेंट है। हमें पता नहीं क्यों हो जाता है, हर टीचर को हो जाता है ये ना, हर एक बच्चे के बारे में हमारे दिमाग में एक इमेज है, वो अच्छी, पॉजिटिव, नेगेटिव है, पता नहीं, राइट। लेकिन रिस्क असेसमेंट हो चुका कि यार ये बच्चा पढ़ाई में सीरियस है, ये नहीं है, ये रेगुलर है, ये पंक्चुअल है, ये कितना अटेंटिव होता है, ये कितनी अटेंटिव नहीं होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, हमें जनरली 3 से 4 क्लासों के बाद, मतलब मेरी 3-4 क्लास है, 3-3 घंटे की 3-4 क्लासों के बाद हमें एक मोटा मोटी रफ आइडिया हो जाता है कि कौन सा बच्चा है जो इसमें से एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेगा। हमें यह भी पता चल जाता है जनरली कि कौन सा बच्चा फेल होगा, 99% वो सही होता है, मतलब वो रिस्क असेसमेंट, ये हमें पता होता है। कैसे हुआ ये? क्या मैंने कभी बैठ के पेपर पे लिख के करा? क्या मैंने कभी तुमसे पूछा? क्या अपने आप होता है बेटा।
आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जितना ज्यादा जानते जाएंगे, राइट, उसके बारे में अंदाजा बनता जाएगा ना। आपका दोस्त होता है, पहले दिन आपका कोई व्यक्ति दोस्त बना जो आपके बगल में बैठा था क्लासरूम के अंदर, अलग यार बहुत अच्छा पर्सन है, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, यू फाइंड द गुड थिंग्स इन दैट पर्सन, लाइक हिज और हर, जैसा भी है। फिर उसके बाद में और महीने भर बाद थोड़ी दोस्ती बढ़ी, साल भर बाद, हरामखोर साले, जितना कमीना तू दिखता है ना उससे ज्यादा है। नहीं, ये 3 साल पहले तो नहीं था इतना कमीना, ये तब भी इतना ही कमीना था, तुम्हें नहीं पता था। नहीं, और साल भर बाद आपको लगेगा अरे यार इतना बुरा भी नहीं जितना मैं सोच रहा था, साला जरूरत पड़ती तो काम है तो कमीना, लेकिन जरूरत पड़ती यही काम में आता है। नहीं, ये बात तुमको 4 साल बाद पता चली क्या? हाँ, वो पहले भी ऐसे ही था। ऐसे थोड़ी ना कि 4 साल में नेचर थोड़ी बदलता है, किसी का नेचर वैसे ही रहेगा। 4 साल बाद में तुम्हें पता चला, बिकॉज यू कम टू नो अबाउट इज गुड एंड बैड थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे ही एंटिटी में होता है। एक्चुअल में रिस्क असेसमेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है। देखो फिर भी ये 4 स्टेप दे रखे हैं आपको, हमने इसको बस 4 स्टेप को खींच के 4 स्टेप करा, एक्चुअली है नहीं। स्टेप 1 ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है देखो, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। राइट, एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम वैसे एनवायरमेंट में आ जाता है, बट ठीक है, 1 पॉइंट बढ़ जाता है जी। नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, तो 3 पॉइंट होते तो फिर दिक्कत होती है क्या लिखें, इसलिए बस एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम। राइट, इन चारों की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। माइंड इट, नीचे मैंने दे रखा है देखो, सी पेज नंबर 8 बिलो फॉर द डिटेल। इसका मतलब इन चारों की अंडरस्टैंडिंग लेनी कैसे है, और इन चारों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए किस चीज की, आपने बोला एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लो, क्या क्या एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लो, बताओ तो सही एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, आपने सुन लिया, और मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ दूं, तो तुम मेरे से सवाल भी नहीं पूछोगे। नहीं नहीं, तुम ये वाला पॉइंट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए। सबको लगता है यार एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मतलब आपको लग रहा है कंप्लीट हो गया टॉपिक। मुझे भी लगता है, अगर मैं पढ़ रहा होता मुझे भी लगता है कि यार कंप्लीट हो गया। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंटरनल कंट्रोल की ले लेंगे। पर मालूम है, जब आप इस काम को एक्चुअल में करने बैठोगे ना, तो आपको करते समय समझ में ही नहीं आएगा कि एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए क्या चीज की अंडरस्टैंडिंग लो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? राइट, जब आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते, आप में से जिन लोगों ने भी 4 व्हीलर अभी तक नहीं सीखा है, तो जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं उनके बगल में बैठना को पैसेंजर सीट पे, और आप उनको पूछना या देखना व्हाट दे डू, दे सिंपली यूज्ड टू कीप देयर हैंड ऑन स्टीयरिंग एंड द अदर हैंड ऑन लाइक गियर, सो दे आर सिंपली मूविंग द गियर। राइट, जब आप इसकी एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग लेने बैठोगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। तो वो गाड़ी चला रहे तो मैं बता रहा था, हाँ, तो आपको दिखेगा तो आपको लगेगा बड़ा सिंपल ही है ना, गियर बदलना है, जब भी स्पीड धीरे करते बंदा गियर बदलता है, जब भी स्पीड को बढ़ाना होता है धीरे धीरे गियर बदलता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप खुद बैठोगे ना ड्राइविंग सीट पे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी स्पीड में गाड़ी बदले, गियर बदले। लाइक जो लोग 15 दिन ड्राइविंग सीखते हैं ना, उसके बाद जब वो खुद ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ी पे, 1 किलोमीटर में 12 बार गाड़ी बंद होती है, गियर बदलते हैं, वो क्लच छोड़ना होता है, उनसे क्लच छोड़ा ही नहीं जाता, वो तेजी से क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी बंद। प्रॉब्लम ये कि आपने सिर्फ स्टेप सुना तो आपको लगा मुझे आ गया, पर एक्चुअल में जब रियल में करने बैठेंगे समझ में ही नहीं आता कि यार एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं क्या अंडरस्टैंडिंग लूं। अब आप 2-4 चीजें कर लोगे, जैसे आप ये देख लोगे एंटिटी में कैसे एम्प्लॉइज हैं, एंटिटी में अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप बता भी दोगे कि सर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप देख लो एंटिटी का क्या बिजनेस है, कौन से उसके पार्टनर्स हैं या प्रोपराइटर्स हैं, डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है, किस तरह से बिजनेस करते हैं। आप 3 बताओगे, 4 बताओगे, फिर रुक जाओगे, आपको आएगा ही नहीं आगे, क्या करें। ऐसे हमने बोला एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लो, आप लेने चालू करें, आप 1 पॉइंट करोगे, 2 पॉइंट करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तीसरे फिर आप फिर रुक जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है कि इन चारों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए किन चीज की अंडरस्टैंडिंग ले, मतलब जब हम कह रहे हैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लो, तो क्या चीज की अंडरस्टैंडिंग लें जिससे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या चीज की अंडरस्टैंडिंग लें जिससे कि एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये हम आपको बताएंगे। दो इट इज स्टिल ओपन फॉर यू, दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव लिस्ट कि भैया वो 4 ही चीजों की जानकारी लेनी नहीं, आप उसके बियॉन्ड जाओ, जो करना है करो, ठीक है, देयर इज नो लिमिट। लेकिन आपको उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेकर इन चारों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो 2 चीजें पढ़ना जरूरी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए क्या लेना है, सेकंड कैसे लेना है। आगे के सारे स्टेप बेकार हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। स्टेप नंबर 2 क्या है, असेस द रिस्क एंड इवैल्यूएट एट फाइनेंशियल, फिर वही आ गया, चौथी बार आ रहा है। लेकिन आपको पूरे नीचे तक कहीं नहीं मिलेगा हाउ टू असेस द रिस्क, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये मिलेगा भरपूर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये खत्म। ये स्टेप नंबर 2, 3, 4 के बारे में नीचे कोई चर्चा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिस्क नहीं असेस करना होता, जैसे जैसे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी ना,
वैसे वैसे आपको एंटिटी में रिस्क पता, मतलब अपने आप ही होता जाएगा, जेहन में अपने आप आता जाएगा कि यार इस आइटम में फ्रॉड एंड एरर होगा। जैसे आप एंटिटी के अंदर घुसे, बाहर देखा कोई भी इंप्लॉय साला अंदर घुस जा रहा है, गेट के अंदर जाने बाहर आने का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना गार्ड एंट्री कर रहा है ना बायोमेट्रिकल है, बस इतना देखा ही तो था, देखते ही पता चल गया कि यहां पे सैलरी को लेकर गड़बड़ होगा, इंप्लॉइज का अटेंडेंस का रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होगा, मतलब मुझे सैलरी वाला आइटम में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। What you actually did, you did nothing. You simply observed, simply, that's it. You saw that accountant is not like, कई बार तो क्या होता है मालूम है, हम अकाउंटेंट से बात कर रहे होते हैं ना, तो उससे ही अंदाजा हो जाता है। हमने अकाउंटेंट से पूछा भी, अब जनरली सैलरी पे टीडीएस कटता है, अभी आपके टीडीएस वाला चैप्टर आया नहीं होगा, बट सैलरी वाला हो गया होगा, नहीं है, जीएसटी चल रहा है अभी। अगर टीडीएस इनकम टैक्स में होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, तो जो सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं उस पर इनकम टैक्स काटते हैं पहले, है ना, इसका एक कंपलसरी है ना। अब हमने अकाउंटेंट, और इतना बेसिक चीज है, इतनी बेसिक चीज है कि कोई भी अकाउंटेंट उसको टीडीएस ऑन सैलरी आता ही आता है। दो सैलरी के टीडीएस के बहुत बड़े प्रोविजन है, सेक्शन 192 से लेकर सेक्शन 205 तक जाते हैं इनकम टैक्स में। सो देयर आर लॉट ऑफ द प्रोविजंस अबाउट द टीडीएस, राइट, इंक्लूडिंग 271, बहुत सारे हैं, है ना, मेरे को उतने आते नहीं, वो सब आपको टैक्स वाले सर बताएंगे, बट उतने सारे प्रोविजन तो हम अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते, इज एन अकाउंटेंट सिंपली। बट सैलरी पे टीडीएस लाइक सो बेसिक, एवरी पर्सन नोज इट, राइट। अब हमने अकाउंटेंट से बस इतना ही पूछा, पूछ ही तो रहे थे कि मैंने कहा सैलरी पे टीडीएस तो काटते होंगे, कह रहा सर सैलरी पे टीडीएस करता है क्या, क्वेश्चन मार्क। मतलब बंदे का रिप्लाई देखो, मतलब आप समझो उस बंदे को ये नहीं पता सैलरी पे टीडीएस करता है, विच इज अ बेसिक प्रोविजन, ईच एंड एवरी अकाउंटेंट नोज इट। इसका मतलब आप आंख बंद करके सैंटिटी के 100% एग्जामिनेशन पर आ जाओ, सैंपलिंग छोड़ दो आप सैंपलिंग, क्योंकि जिस बंदे को सैलरी पे टीडीएस नहीं पता, तो ये तो तय है कि इस पूरे P&L बैलेंस शीट में इनकम टैक्स एक्ट का कंप्लायंस नहीं हुआ। छोटी एंटिटी तो फिर भी चला लेंगे, बड़ी एंटिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बना कर दो आप, या 100% चेक नहीं करो, जस्ट बाय अ सिंगल स्टेटमेंट। That is what the effect of obtaining knowledge of entity. So we don't have any procedure of risk assessment. It is just to write down, है ना। हम गाड़ी सीखते हैं ना, वो पहले दिन हमको सिखा रहा होता है, देखो गियर बदलना होता है, देखो स्टेयरिंग संभालना होता है, देखो नीचे क्लच संभालना होता है, नीचे वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक तो बाद में संभालते हैं, एक्सीलेटर संभालना होता है, और ये सब अब ये वो एक एक दिन में सिखाता है, पर ये सब यूज एक साथ करने होते हैं। ये रिस्क असेसमेंट ऐसा ही है, ये करोगे ना, ये सब एक साथ होंगे ना, अपने आप रिस्क असेस हो जाएगा। अब हम आपको खींचेंगे, रिस्क असेस करा, ये खत्म, यहां ये फालतू है, 36 बार पढ़ लिया। रिलेट द रिस्क टू द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, ये रिस्क का असेसमेंट काहे के लिए किए थे आप, यही ढूंढने के लिए ना कहां का मिस स्टेटमेंट है। इससे ये इन दोनों में क्या फर्क है, जब आप रिस्क का असेसमेंट करते हो एट असर्शन लेवल, इसका मतलब ही यही है ना कि कहां मिस स्टेटमेंट है, व्हाट इज द सेंस ऑफ पुटिंग दिस पॉइंट। 4 पॉइंट बनाने थे ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, उसने पूछ लिया व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, 4 नंबर। अब आपको तो यही आता है और सही आता है, लेकिन नंबर नहीं आता, क्योंकि आपको ये आता है, आप सही कह रहे हो, इससे सब हो जाता है, बट आप चीखो चिल्ला रहे हो सब आता है सब आता है सब आता है, लेकिन नंबर नहीं आता। उसके लिए आपको 4 स्टेप लिखने ही पड़ेंगे, इसीलिए 4 स्टेप है, वरना अदरवाइज नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया तो रिस्क असेस हो गया। अच्छा, इसमें भी इन्होंने बोला कि इवैल्यूएट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, ये अपने आप हो जाता है, अपने आप पता चलता जाएगा आपको कि किस आइटम में रिस्क है, किस में रिस्क है, किस में रिस्क है, अपने आप पता चल जाएगा जिस आइटम में रिस्क है उसमें क्या पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट का मतलब किस तरह का मिस स्टेटमेंट हो सकता है, ये अपने आप पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, जब आप ये निकालोगे पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, तो इंटरनल कंट्रोल को ध्यान में रखोगे, तो हमने ले ली ना अंडरस्टैंडिंग। एंड द लास्ट, कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, पोटेंशियल, ये स्टेप तो मुझे ही समझ में नहीं आया आज तक। यहां तक तो मुझे फिर भी समझ में आ रहा था कि यार ठीक है, इन्होंने थोड़ा स्ट्रेच करा, ये हो अपने आप जाएगा। इसलिए देखो ये रेड पेन से लिखा है, यानी जो इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाला वो है जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख के आना पड़ेगा, ब्लैक वाला है जो अगर आपको याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगा, लेकिन अब एक स्टेप है, कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, मल्टीपल मिस स्टेटमेंट, वो हो गया ना यहां पे, राइट। तो आपको समझ में आया, यानी हमें इन तीनों के बारे में आगे कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। यहां तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, श्योर, शैल आई प्रोसीड, गुड। नीचे आओ, नोट हो सकने वाले, अरे कुछ नहीं है, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट मतलब ये वाले पोटेंशियल, इसकी पूछ रहे हो या इस वाले की पूछ रहे हो, पहले बताओ।
नहीं, आप किस कॉन्टेक्स्ट इसमें पूछ रहे हो तो समझाना है, इसमें तो समझाना ही नहीं है। पोटेंशियल मतलब कहाँ कहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट है ये तो आपको पता ही नहीं है। पोटेंशियल मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे आओ, इस पे बात करेंगे अभी आगे। वाइल असेसिंग रिस्क ऑडिटर शैल असेस रिस्क ड्यू टू द फ्रॉड एंड एरर। तो हम लोग जब ये असेस करते हैं, मिस स्टेटमेंट कितनी वजह से आता है? दो, फ्रॉड या एरर। तो जब आपने रिस्क को असेस करा, राइट, यू असेस्ड द रिस्क, ठीक है, आपको रिस्क असेस करेंगे तो पता चल रहा होगा ना किस आइटम में रिस्क है, ये भी पता चल रहा होगा कि उस आइटम में जो रिस्क होगा वो किस तरह का मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क है, और वो मिस स्टेटमेंट हो रहा होगा तो फ्रॉड की वजह से होगा, एरर की वजह से पता चल रहा होगा। पता, ये सब अपने आप पता चलेगा जब आप नॉलेज ऑफ बिजनेस लेंगे, आपको पता चलेगा किस आइटम में रिस्क है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये पता चलेगा तो ये भी पता चलेगा कि उसमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होने से क्या मिस स्टेटमेंट हो सकता है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, किस चीज, कौन पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, ये पता चलेगा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो उससे कौन सा मिस स्टेटमेंट हो सकता है, क्या गलती हो सकती है। जैसे मुझे लग रहा है डेप्रिसिएशन में रिस्क है, तो मुझे ये भी पता चल रहा होगा कि डेप्रिसिएशन में क्या गलती हुई होगी, रेट लगाने की गलती हुई होगी, कैलकुलेशन की गलती हुई होगी, ओपनिंग WDV गलत पकड़ा होगा, सेल परचेस को एडजस्ट नहीं करा होगा। यानी मुझे पता चल रहा होगा कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है और उस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट से क्या पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट हो रहा होगा, और यह भी पता चल रहा होगा कि वो जो मिस स्टेटमेंट होगा दैट विल बी ड्यू टू द फ्रॉड और एरर, राइट। फिर भी इन्होंने लिख दिया, अब देखो अपने स्टेप होंगे 3। रिस्क असेस करने के लिए नॉलेज ऑफ बिजनेस लो, assess the risk at financial statement and assertion level, find out the potential misstatements, right, and then find out the misstatement whether they're due to or fraud or error। दो ये सब एक साथ हो रहे हैं लेकिन हमारे लिए 4 स्टेप बन गए। ठीक है, क्लियर है, गुड। आगे आओ, रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आप इस पे लगाएं 5 स्टार, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। 5 स्टार लगाने मतलब कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी, किसी भी हाल में आप एग्जाम से पहले इसे छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, हमने आपको एक सवाल जो आपको भी पूछना चाहिए था वैसे तो, ये जो हमारा कंप्लायंस प्रोसेस है, ये जो हमारा ये हम लगा क्यों रहे हैं? आपने बोला कि रिस्क असेसमेंट में कि हमारा रिस्क असेसमेंट इतना बढ़िया होता है, इतना सटीक होता है कि अगर हमें 20 आइटम में फ्रॉड एंड एरर लगता है और उसको भी छांट के हमने 15 करा, मतलब 20 की बात करते हैं, तो 20 को चेक करके हमें सारे फ्रॉड एंड एरर पकड़ में आ ही जाएंगे, राइट। और ये होता है क्या? हाँ, रियल में भी होता है, थियोरेटिकली तो आप पढ़ ही रहे। एंड इट इज लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग रिस्क असेसमेंट दैट by obtaining 20 items you can find out all frauds and error। मैं 20 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस कुड बी 20, 18, 25, 27 whatever। तो आप बस यहीं पे ओपिनियन दे दो ना, रिस्क असेसमेंट करा तो आप बोल दो ये 20 आइटम है, इनमें फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, इसी में मिलेगा जो भी मिलेगा फ्रॉड एंड एरर, तो बना दो ओपिनियन, बात खत्म। व्हाट्स अ प्रॉब्लम? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एविडेंस नहीं मतलब, हाँ हमारा अंदाजा तो स्ट्रांग है ना। रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंटेशन है ना, काय के लिए चीज सब्सटेंटिव लगा ही नहीं रहे, डॉक्यूमेंटेशन होगा कहां से? आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्यों चले गए? डॉक्यूमेंटेशन तो तब होता जब हम करते, हम तो कह रहे करो ही मत, करो ही मत ना। डॉक्यूमेंटेशन का तो मतलब होता है जो काम आपने करा उसका डॉक्यूमेंटेशन। हम आपको कह रहे हैं आप काम ही मत करो, डॉक्यूमेंटेशन की तो बात ही खत्म हो गई। थर्ड, हाँ तो प्रूव कर देंगे ना, रिस्क चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, रिस्क असेसमेंट किया है मैंने, उसके लिए नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया है ना, इसका डॉक्यूमेंटेशन तो है, इसका तो डॉक्यूमेंटेशन है ना। आप रिस्क असेसमेंट क्या करते हो? अंदाजा लगा रहे हो ना, हवा में लगा रहे हो क्या? प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग ली ना, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग लेने का डॉक्यूमेंटेशन करो। उसके बाद में आप बताओ कि भाई मैंने इनकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद रिस्क असेस करा है, तो उसके बेसिस पर आप कर दो, क्या दिक्कत है? आप मेरी बात समझ गए ना, मेरा सवाल समझ गए ना आप? सवाल तो समझ गए ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, तुम्हें नहीं, इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है। आपने बोला था एक बात जो आपने यहां से पढ़ के बोला था वैसे तो, लेकिन ठीक है वो हम उठा लेते हैं, एविडेंस नहीं होता, ये सेकंड प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम कुछ और है, आपके कभी भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल
घर में आप किसी के या आपके कभी हाथ में या पैर में कहीं लग जाए, छोटी मोटी कोई फ्रैक्चर हो जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में लग गई, राइट, आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, वो सबसे पहले क्या करते हैं, मूवमेंट करवा के देखते हैं ना, उनके अपने अलग अलग एंगल्स होते हैं, ऐसे कराएंगे, जो भी उनका तरीका होता है। 99.99% दे come to the conclusion, is there any fracture or not, and if it is it minor hairline fracture, minor fracture, major fracture, or is like wrinkle broke है, या जो भी है XYZ, 99.99% उन्हें पता होता है, बट दे स्टिल गो फॉर एक्सरे, करवाते ही हैं, एक बार एक्सरे करा लो। वाई? जस्ट टू कंफर्म। देख, सी, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। आपने रिस्क असेसमेंट करा, आपको 20 आइटम्स में फ्रॉड एंड एरर लग रहा है, हो सकता है या है, हो सकता है, हो गई, बट हम मानते हैं हो सकता है, राइट। सो जस्ट टू कंफर्म, क्यों हमको रिस्क लग रहा है तो एंटिटी को भी लगा होगा, उसने इंटरनल कंट्रोल लगाया होगा, राइट। हम मानते हैं कि अगर 20 आइटम में फ्रॉड एंड एरर का रिस्क है तो इनका इंटरनल कंट्रोल वैसे टेक्निकली क्या होना चाहिए, वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक होना चाहिए। अरे जहां मुझे लग रहा है फ्रॉड एंड एरर है तो मेरे हिसाब से तो वीक है, तभी तो फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हैं, तभी तो हैं। तो आपने उसके इंटरनल कंट्रोल को चेक करा, उन 20 का, दो बातें होंगी, या तो इंटरनल कंट्रोल वीक मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। वीक मिलेगा मतलब आपका रिस्क असेसमेंट ठीक है, क्रॉस कंफर्म हो गया। स्ट्रॉन्ग मिला तो भी फायदा कि मेरा रिस्क असेसमेंट गलत था, तो उन आइटम को और हटा देंगे। मान लो 20 के में से 2 या 3 या 4 या 5 आइटम का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा कुछ मत करना, इसका मतलब 5 तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल उनको हटा दो। लेकिन अगर 15 का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा रिस्क असेसमेंट खतरनाक खराब है, ये खतरनाक खराब है। इट्स बेटर टू गो बैक। सोचो अगर आप रिस्क असेसमेंट के आधार पर ओपिनियन दे देते तो क्या हो जाता, क्या होता? बेइज्जती हो जाती तुम्हारी, तुम्हारी जो डिग्री है ना उसकी रेपुटेशन हिल जाती पूरी की पूरी। ये रिस्क असेसमेंट है क्या? सोचो कैसा है, डॉक्टर कह रहा है फ्रैक्चर है, एक्सरे कराया फ्रैक्चर नहीं निकल रहा, अगली बार जाओगे डॉक्टर के पास, खुद भी नहीं जाओगे, 4 लोगों को और भेजोगे नहीं, नहीं। तो इसलिए क्रॉस कंफर्मेशन। अब आता है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आप बोल रहे हैं एविडेंस 2 करेक्ट है, बट मैं ये नहीं मानता, रीजन कुछ और है। क्या? हमने बोला 20 आइटम में रिस्क है, इंटरनल कंट्रोल चेक करा, 5 आइटम का 6 आइटम का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग मिला, ठीक है, तो 14 आइटम हमें लगे जिसमें इंटरनल कंट्रोल या तो है नहीं या उनका इंटरनल कंट्रोल वीक है, मतलब यहां तो हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर है। नाउ मुझे कंफर्म है, बट मुझे फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना, जैसा भैया ने कहा वी नीड टू शो द एविडेंसेस। तो उन 14 आइटम को हम चेक कर रहे हैं जस्ट टू ग्रैब आउट वेदर देयर एग्जिस्टिंग सम फ्रॉड्स एंड एरर्स और नॉट। तो उनको खोल के देख रहे हैं कि भैया यहां फ्रॉड एंड एरर है या नहीं। ये काम कौन करता है? हमारे आर्टिकल करते हैं। हम उनको बता देते बेटा 14 आइटम चेक कर लो, वो चेक करेंगे, फ्रॉड एंड एरर निकला ना, मतलब यू मस्ट बी हैप्पी, योर रिस्क असेसमेंट इज करेक्ट, राइट। इफ इट इज नॉट, माइनर डिफरेंस आ रहा है चलेगा, आपको 14 लग रहा था 12 में निकला, 11 में निकला, दैट्स ओके। 14 चेक करा 2 में निकला, दैट मीन्स या तो आपका रिस्क असेसमेंट बहुत खराब है, या तो रिस्क फिर ऑडिट ढंग से नहीं हुई, सब्सटेंटिव प्रोसेस ढंग से नहीं लगा, राइट। अगेन वी डोंट नीड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन हियर। इसीलिए रिस्क असेसमेंट के आधार पर ओपिनियन नहीं दी जा सकती, रिस्क असेसमेंट के आधार पर ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि वो रिस्क असेस्ड है। एविडेंस, राइट, एविडेंस। और हमने पीछे कहा था ओपिनियन वही अच्छी होती जिस जो एविडेंस पर बेस्ड होती। तो अपने लिए नहीं चाहिए, लोगों के लिए। अपने लिए तो इसलिए चाहिए क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते, ठीक है। सो ऑडिटर डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन risk assessment, right? Auditor express opinion on evidence called sufficient and appropriate evidence, and that can be obtained by applying substantive compliance and substantive process. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इससे जुड़ी 2 बातें, एक आप पढ़ चुके, एक आप आगे पढ़ेंगे, वो अभी सुन लो। ये लाइन समझ में आ गई आपको अच्छे से? सो ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन रिस्क असेसमेंट, क्योंकि ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए एविडेंस चाहिए, और एविडेंस किससे मिलेगा? कंप्लायंस, क्योंकि कंप्लायंस में हम एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, सब्सटेंटिव में स्ट्रांगली हम लोग रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे एक्चुअल में, तो पता चलेगा जहां जहां मुझे लग रहा था वहां फ्रॉड एंड एरर है या नहीं है। एविडेंस आ गया और अपना भी कंफर्म हो गया, तो ओपिनियन बनेगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विदाउट एविडेंस, राइट। ये बात समझ आ गई? अब इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। अब सुनो, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आगे वाली बात सुनो। रिस्क असेस करा, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, रिस्क असेस करा, 0 रिस्क आया, क्या करना चाहिए? क्या हमें अभी भी सब्सटेंटिव और कंप्लायंस लगाना चाहिए?
चलो दोबारा चेंज करते हैं, रिस्क असेसमेंट करा, जीरो रिस्क, राइट, तो मतलब कहीं नहीं है कोई रिस्क, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं। स्टिल वी अप्लाइड कंप्लायंस प्रोसीजर, हमने कंप्लायंस लगाया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कंप्लायंस लगाया, इंटरनल कंट्रोल चेक करें, अगेन जीरो रिस्क, ऑल इंटरनल कंट्रोल्स फाउंड वर्किंग गुड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब तो सब्सटेंटिव क्यों लगा रहे हो यार, अभी भी नीड है क्या? अब यार अब क्या सैंपल में क्या लूं? जीरो रिस्क असेस, इंटरनल कंट्रोल चेक करा वो भी स्ट्रॉन्ग, अगेन जीरो, अब मैं क्या लूं आइटम सैंपल में, सब्सटेंटिव में? सो डू वी नीड टू अप्लाई द सब्सटेंटिव? देयर इज नो नीड। रिस्क असेसमेंट के बाद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चलो मैं बताता हूं, करना चाहिए। देखो सब्सटेंटिव इसलिए लगाना जरूरी है, अगेन नहीं है इसका भी तो एविडेंस होना चाहिए ना भाई, एविडेंस तो दोनों। आप जब लिखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड एंड एरर नहीं है, ये तो आप कह रहे हो, ये तो आप कह रहे हो ना, हम क्यों माने ये बात कि फ्रॉड एंड एरर नहीं है? आपके कहने से मान लेंगे क्या? नहीं ना, तो इस बात का भी तो एविडेंस चाहिए, तो हम रिकॉर्ड चेक करते हैं, चेक करके हम ये पता करते हैं कि फ्रॉड एंड एरर नहीं है। कल को कोर्ट ने यही पूछ लिया कि बताओ भाई तुमने क्यों बोला ट्रू एंड फेयर है, मैंने कहा सर फ्रॉड एंड एरर नहीं लग रहे थे, नहीं लग रहे थे मतलब सर वो रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट मतलब आपने रिस्क असेसमेंट करा, बढ़िया करा, एविडेंस कहां है कि फ्रॉड एंड एरर नहीं है? क्या शो करोगे? आपको शो करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप दिखाओगे कि सर देखो हमको पहले ही लग रहा था फ्रॉड एंड एरर नहीं है, जीरो रिस्क था, स्टिल वी इवैल्यूएटेड 20 इंटरनल कंट्रोल्स, दो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट, हमने ऐसे रैंडमली 20 इंटरनल कंट्रोल चेक कर ली, we did not find any internal control weak or lacking or is not operating effectively, still मतलब इतना होने के बाद तो कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी हमने 15 रिकॉर्ड चेक कर डाले ऐसे ही, राइट, जस्ट टू कंफर्म, उसमें भी नहीं मिला सर फ्रॉड एंड एरर। अब आप बताओ सर क्या 15 इतना होने के बाद आप ये चाह रहे हो कि 85 भी चेक करते हैं हम? कोई लॉजिक ही नहीं निकल रहा है इस बात का, तो बात तो सही है, अब कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए मेरी बात? दैट इज वाई ये आगे एक पॉइंट आएगा, if zero risk assessment shows zero risk, still auditor need to comply with auditor need to apply the substantive procedure, yes, it is like always लगाना ही लगाना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरी बात जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, किसी एंटिटी के बारे में, अभी देखो हमने बोलता दोस्त के बारे में 3 साल लग गए जानने में कि कमीना है नहीं, और 4 साल लगे जानने में कि कमीना है पर अच्छा है नहीं। अब जब आप किसी बंदे के बारे में 4 साल में जानते हो, तो आप सोचो जिस एंटिटी को बने हुए 20 साल है, आप 2 दिन में उसके बारे में सब जान लोगे? मान लिया आप बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हो, बहुत नॉलेजेबल ऑडिटर हो, और आप सीधा टू द पॉइंट आप असेस करते हो, मान लिया, स्टिल इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू नो एवरीथिंग अबाउट द एंटिटी इन फ्यू डेज, 2 days? और नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये असंभव है। तो फिर क्या होता है? तो बेटा जैसे जैसे आप रिस्क असेस हो गया, 2 दिन में जितना जान सकते थे जान लिया, रिस्क असेस कर लेंगे, एक बार तो आप अपना सब्सटेंटिव कंप्लायंस चालू कर दो। जैसे जैसे आप कंप्लायंस में इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे ना, रिकॉर्ड्स में आगे बढ़ोगे, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा उस एंटिटी के बारे में और भी बहुत सारी बातें। आपका पता है रिस्क असेसमेंट चेंज होता रहेगा, यानी असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिस्क असेस्ड, वी नीड टू चेंज आवर ऑडिट प्लानिंग। That is why audit planning is a continuous and iterative process. Do you remember? Chapter number 2. वो इसी वजह से होता है, समझ गए? चलो, असेसमेंट ऑफ रिस्क का प्रोफेशनल जजमेंट, हाँ ये तो हमें पता है क्योंकि रिस्क असेसमेंट कोई होता ही कहाँ है, नॉलेज ऑफ बिजनेस है, तभी तो हम आपको बोला था ना रिस्क असेसमेंट हम आपको सिखाएंगे ही नहीं। इट इज अ प्रोफेशनल जजमेंट, आप नॉलेज ऑफ एंटिटी लेते जाएं, रिस्क असेस होता जाएगा, नॉलेज ऑफ बिजनेस लेते जाएं, risk assess होता जाएगा, and so on, right? Now assessment of the risk may be combined assessment of inherent and control risk or may be individual। हमको रिस्क असेस करना है कैसे? एंटिटी के अंदर जाओ, एंटिटी का नॉलेज ऑफ बिजनेस लो, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। जब आप इसको ले रहे होंगे तो आपको रिस्क का असेसमेंट करना है, इनहेरेंट रिस्क का, कंट्रोल रिस्क का। कैसे? नॉलेज ऑफ बिजनेस में क्या बोला? एंटिटी, एनवायरमेंट, ठीक है। जब आप इन दोनों की जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा इनहेरेंट रिस्क के बारे में। जैसे ही आपने इंटरनल कंट्रोल की जानकारी ली, ठीक है, ये तो इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क तो पता है ना, इनहेरेंट रिस्क मतलब फ्रॉड एरर होंगे ही होंगे,
तो आपने इन दोनों की जानकारी ली तो पता चला कहाँ कहाँ फ्रॉड एंड एरर होंगे। जैसे ही पता चला इंटरनल कंट्रोल भी है भाई यहाँ तो, और बढ़िया है, तो मतलब थोड़ा तो इनहेरेंट रिस्क कम हुआ होगा नहीं, तो फिर बचा हुआ क्या कहलाएगा। तो ये जैसे, और अगर आपने इनकी जानकारी एक साथ ले ली तो तीनों का असेसमेंट एक साथ हो जाएगा। इसलिए क्या बोला, असेसमेंट ऑफ द रिस्क मे बी कंबाइंड और मे बी इंडिविजुअल। तुम्हारी इच्छा है यार, जैसे तुम्हारा मन करे करने, लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, देखो, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर और मैथडोलॉजीज एंड प्रैक्टिकल का, ये आपके ऊपर है। आप जो मेथड लगाओगे, जो तरीका लगाओगे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, वो तो हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप कौन सा करो। कैन दे आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस, एमसीक्यू पूछ सकता है एक छोटा सा, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है। चलें आगे, आगे आओ। नेक्स्ट पॉइंट कुछ भी काम का नहीं है, नॉट रिलेवेंट। असेसमेंट ऑफ रिस्क में बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटिव एज वेल एज नॉन क्वांटिटिव टर्म्स। क्वांटिटिव बेटा अमाउंट में, हमें लगता है डेप्रिसिएशन में फ्रॉड एंड एरर हो सकता है अप टू 15,000, अप टू 10,000, ये हो गया क्वांटिटिव। नॉन क्वांटिटिव मतलब मुझे लग रहा है यार सैलरी में गड़बड़ है, बट कितना है ये मैं चेक करके बता सकता हूँ, बट गड़बड़ है तो सैंपल में तो ले लो आइटम, ये हो गया नॉन क्वांटिटिव। लाइक ऐसे ही होगा, हटा दूँ इसको मैं, इसमें ऐसे कुछ है भी नहीं लिखने के लिए। चलो 2 ऑफ 10, देखो ये पॉइंट आ गया हमारा वाला, कौन सा पॉइंट है, ओहो, अब हमारा पॉइंट आ गया जिसमें हमें पढ़ना है कि रिस्क असेसमेंट कैसे करना है और फैक्टर्स कौन कौन से ध्यान में रखना है। देखो ये तो आ गया ये वाले फैक्टर्स, ये सॉरी ये तो प्रोसीजर, और ये आ गया हमारे पास कि आपको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए किन किन, पहले ये पढ़ना है, ऊपर वाला बाद में पढ़ना है। क्यों, आप ध्यान से देखो, हमने असेसमेंट कैसे करना है इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ने वाले हम ना, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। 1 2 3 नहीं पढ़ना, ये सब अपने आप होंगे, लेकिन लिख कर आना है। कोई स्टेप पूछे कितने हैं तो लिख कर आने 4 स्टेप, इन तीनों को ध्यान में रखना और याद कभी नहीं करना, क्योंकि समझ के लिखने वाले हैं, ठीक है। रिस्क का असेसमेंट करना है एट 2 लेवल्स, रिस्क को असेस करने के बाद देखना है कि मिस स्टेटमेंट, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, एंड लास्ट पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, मल्टीपल मिस स्टेटमेंट। हमें बस स्टेप 1, अगले जो 2 पेजेस हैं आपके सामने वो स्टेप 1 के हैं, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, 2 सवाल हमें पढ़ने, एक तो नॉलेज ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके लिए किन चीजों की नॉलेज लेनी है, इन सब की लेनी है। नॉलेज लेनी कैसे है, ये मेथड्स है, जो हाईलाइट हो रहा है ना रेड से, वो मेथड का नाम है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। ये मेथड है, 4 मेथड है, 1 2 3 एंड 4, ये चारों मेथड है एविडेंस लेने के, किसमें, रिस्क असेसमेंट में। याद रखना बेटा, चैप्टर नंबर 4 में जब जाएंगे ना, तभी चारों पॉइंट दोबारा काम में आएंगे। मैं जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ये चारों मेथड्स हैं ऑडिट एविडेंस लेने के, ठीक है, इन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये नहीं भूलना, ये भूलोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मेथड है ऑडिट एविडेंस लेने के रिस्क असेसमेंट में, ठीक है। यानी इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, बट वो रिस्क असेसमेंट में नहीं लगेंगे, वो किस में लगेंगे, या सबस्टैंडिव में। तो क्या ये मेथड वहां लग सकते हैं क्या, पता नहीं, अभी नहीं पता, अभी पता है पर पता नहीं, हम क्यों बात करें अभी उसके बारे में। अभी ये पता है कि 4 मेथड एविडेंस लेने के, पर ये चारों रिस्क असेसमेंट में काम आते हैं, चारों रिस्क असेसमेंट में ही काम आते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आगे, भेजे में अच्छे से। अच्छा, जब आप सारे मेथड पढ़ लोगे ना, तब मैं आपसे एक वो कराऊंगा, बचपन में वो करा आपने मैचिंग, याद आया इसको इससे, मैं अरे वो जोड़ियां बनाना, सेटिंग करना, अब आया मैच द फॉलोइंग, रिश्ते बनाओ नंबर पाओ, वो वाला काम हम करेंगे। कौन सा मेथड कौन से प्रोसीजर में फिट बैठेगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा मेथड कौन से प्रोसीजर में फिट बैठेगा, इसके लिए एक तो मेथड के बारे में बताओ। जब मैं बोल रहा हूं इंक्वायरी, तो होता क्या इंक्वायरी ये बताओ, और उन तीनों में रिस्क, तीनों प्रोसीजर में क्या होता है ये बताओ, तो आप लिंक कर लोगे, राइट। जैसे हमको पता है रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, तो आप जब पढ़ रहे हो ये,
तो आप ना मेरा इंतजार मत करना, आप क्या करना, खुद ही कोशिश करना कि इंक्वायरी में क्या होता है ये समझ में आ गया, और रिस्क असेसमेंट में क्या होता है ये समझ में आ गया, तो ये लिंक होना चाहिए ना, राइट। रिस्क असेसमेंट में जो करते हैं वो इंक्वायरी से हो जाना चाहिए। यदि वो इंक्वायरी से नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये मैच नहीं हो रहा, तो मतलब मैं ही गलत पढ़ा रहा हूं, फिर ये समझ जाना आप। फिर आप मुझे टोक सकते हो, आप किसी भी समय कभी भी मुझे बीच में रोक सकते हो, सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो। जिस दिन तुमने ऐसा रोक दिया ना, उस दिन मेरे को लगेगा कि तुम पढ़कर आए हो, आज तुमको समझ में आ गया, ठीक है ना। जिस दिन तुमने ये रोक दिया ना मेरे को, मतलब दिस विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, कि जिस दिन तुमने मेरे को ये बोल दिया ना कि सर आपने यहां ये गलत पढ़ाया, सर ये लिंक नहीं हो रहा, सर ये लिंक करके समझाओ, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट डे, ठीक है। आओ पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों की जानकारी लेने से एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम की हमारे को जानकारी मिल जाएगी। देखो सबसे पहले देखो रेलेवेंट फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स की जानकारी लेनी है। इंडस्ट्री, अब देखो जो ब्लू मार्क्स है ना बेटा, वो है सब हेडिंग्स, अंदर का जो मसाला है ये रटना नहीं होता है, याद क्या करना है, ए एस, ठीक है। इनके अंदर की सब हेडिंग वो तो वैसे भी एक में ही है, बाकी में तो है ही नहीं, ठीक है। किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक तो एंटिटी के रेलेवेंट फैक्टर्स की। मैं यहां पर आपको ये नहीं बोलूंगा कि किससे क्या जानकारी मिलेगी, हो सकता है इनमें से किसी चीज से एंटिटी की जानकारी मिले, किसी से उसके एनवायरनमेंट की जानकारी मिले, किसी से उसके इंटरनल कंट्रोल की जानकारी मिले, किसी से उसके अकाउंटिंग सिस्टम की जानकारी मिले, यानी किससे किस चीज की जानकारी मिलेगी हमें नहीं पता, पर किसी ना किसी चीज की जानकारी मिलेगी ये पता है, और इन चारों की मिलेगी, एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो चारों में से किस चीज की जानकारी मिलेगी नहीं पता, पर चारों में से किसी ना किसी चीज की तो मिलेगी ये कंफर्म है, ठीक है। तो क्या चीज की जानकारी लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों की जानकारी लेने से आपको एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम की जानकारी मिल जाएगी। सर 5 की ही लें क्या, अरे और 6 ले लो यार, तो वो ओपन एंडेड है, वो ओपन एंडेड है, तुम्हारा जैसे मन करे, जितना मन करे और चीजों की जानकारी, लेकिन जानकारी ही लेना, चेक कुछ मत करना। अब देखो पहला क्या है, रेलेवेंट फैक्टर्स, जैसे इंडस्ट्री फैक्टर्स, मतलब जिस इंडस्ट्री को वो एंटिटी बिलोंग करती है ना, उस इंडस्ट्री से रिलेवेंट फैक्टर्स की जानकारी लो, जिस इंडस्ट्री को वो एंटिटी बिलोंग करती है। सीमेंट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, नहीं अलग अलग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट में भी अलग अलग हो सकता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के अपने कुछ वो होते हैं ना, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, राइट, जो उसे औरों से अलग बनाते हैं, उनकी जानकारी लो। अब इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, अब आप इनको रट के मत जाना, इनको रटने बैठोगे ना बेटा तो क्या होगा, ये भूल जाओगे, ये भूल जाओ, ये भूल गए ना तो कोई दिक्कत नहीं, मसाला बना देंगे, नंबर नहीं कटेंगे, वैसे बना देंगे। ये भूल गए तो बेटा याद नहीं आएगा, ये याद आना जरूरी है, ये अंदर का तो इतना तो अपने अंदर बीकॉम के एग्जाम कैपेबिलिटी है ना। आप हमें एक शब्द दीजिए, उदाहरण के तौर पे एक शब्द, देखो एक आदमी ने एक शब्द से, है ना, 21 मिलियन फॉलोअर वाली एक पार्टी बना डाली, एक शब्द से। ये होती है हमारी, ये स्टूडेंट पावर है बेटा। एक बंदे ने सिर्फ एक हमारे इंडिया के जज साहब ने एक वर्ड बोला, कॉकरोच, बंदे ने बोला सर आपने भी हद कर दी, कॉकरोच 21 मिलियन फॉलोअर इन फ्यू डेज, नॉट मंथ्स, इन फ्यू डेज, राइट। तो हमें बस आप एक शब्द, और वैसे भी एग्जाम में नहीं होता वो, एक कभी कभी ऐसे हम एक ऐसे एक ट्रॉमा में आ जाते हैं, वो एक शब्द याद नहीं आ रहा, बस वो एक वर्ड याद आ जाए बस, बाकी तो मतलब पूरा याद है आगे पीछे का, वो एक वर्ड याद नहीं आ रहा। सो लाइक पैशनेट, किसी भी तरीके से वो वर्ड याद आ जाए, भाई कोई बता दे वर्ड यार, अरे आप वही वर्ड भूल गए गाड़ी नहीं खरीद ली, चलाना सीख लिया, पेट्रोल डलवाना भूल गए। अब तो क्या है ना, फालतू चीजों पे फोकस करोगे ना तो काम की बात भूल जाओगे। आप इनको रटने बैठ गए ना, बेड़ा गर्क, इनको समझो ना, इससे लिंक करो कि जब आप ये कहते हो कि एंटिटी से रिलेवेंट फैक्टर्स की जानकारी लो, और उसमें आपने बोला इंडस्ट्री फैक्टर्स, यानी जिस इंडस्ट्री को वो कंपनी बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री के फैक्टर की जान, तो क्या क्या हो सकते हैं इंडस्ट्री के फैक्टर्स, हमें नहीं याद आ रहा है, याद नहीं करने, पहले समझो पहले टाइम। जैसे इंडस्ट्री की कंडीशन, इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है,
सप्लायर एंड कस्टमर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब बताओ इसमें क्या याद करना है, सिंपल सी तो बात है यार, इंडस्ट्री फैक्टर्स के बारे में याद रखेंगे तो कौन कौन से सप्लायर होते हैं, बायर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर क्रेडिटर कैसे होते होंगे, डेटर इंडस्ट्री के, है ना, कंपटीशन कैसा है। अब इसमें यार एक आध तुम भूल गए तो कोई बात नहीं, एक आध तुमने एक्स्ट्रा चेप दिया तो कोई बात नहीं, पर यह याद रहना जरूरी है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्टर्स देखने, यह भी याद रहना जरूरी है कि पहले रेलेवेंट फैक्टर्स देखने, जितने भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उनमें पहले इंडस्ट्री फैक्टर्स। सेकंड नंबर पे क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फैक्टर्स का मतलब पहले मीनिंग समझो। रेगुलेटरी फैक्टर्स मतलब जो रेगुलेट करते हो, राइट, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी फैक्टर्स। उस इंडस्ट्री को, उस एंटिटी को जो रेगुलेट करते हो उसको बोलेंगे रेगुलेटरी फैक्टर्स, राइट। तो रेगुलेटरी फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, जैसे उस एंटिटी के ऊपर जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी जो कंपलसरी होती है, एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। मैंने आपको सीमेंट इंडस्ट्री वाला बताया था, राइट। सो देयर आर लाइक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री, वो देखो, ये होता है रेगुलेटरी, मतलब कंपलसरी। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे क्या ऐड कर सकते हो, लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, उस एंटिटी पर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं वो देखना है आपको। आ रहा है समझ में यहां तक। थर्ड, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल अभी इस समय सारे ज्वेलरी वालों की लगी पड़ी है, क्यों लगी पड़ी, सोना यार अपने भाव क्या था पता नहीं चल रहा है। अब जबकि उसमें उनका कोई हाथ ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, हाथ में ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा बेचारों को, कभी धंधा करें नहीं करें, साला सोना खरीदे नहीं खरीदे, खरीदा पता चला अगले दिन सस्ता हो गया, नहीं खरीदे तो अगले दिन महंगा हो गया। अब कितना डिलेमा है, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंस कितना अवेलेबल है, इन्फ्लेशन, ठीक है, दीज बस हो गया, कंट्रोल कंट्रोल दीदी कंट्रोल। सो दीज आर द सर्टेन रेलेवेंट फैक्टर्स, ठीक है। बात गई क्या भेजे में, अरे गई क्या, बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, हाँ तेरे को बस यही क्या ना, पहले ही कहा था मैंने, आगे बैठने के बाद आता ही नहीं है सब। अब तो सवाल भी पूछने लग गया, पहले तो बंदा उबासे ले रहा था, अब तो सवाल और पूछ रहा है। अब इसका नंबर और है, इसको अलग डोज दूंगा, इसके तो इसके लिए अलग एकदम स्पेशल डोज होगी, हैं। विवेक सर को क्या हो गया, हाँ वो जरूरी है, इसको देख के लगता है इसको डोज की जरूरत है। एक डोज तो विवेक सर ने दे दी, नहीं दी, हाँ कोई बात नहीं, कल अगर ये बाई चांस हमारे बीच में कल रहा तो इसको कल सुबह देंगे डोज, है ना, चलो कोई नहीं। तो अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद में एंटिटीज प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप ये देखो कि एंटिटी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को किस तरीके से रिव्यू एंड मेजर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर कोई भी एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मेजर करता है तो ये वैसा ही है जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि एंटिटी खुद अपना रिस्क असेस कर रहा है। अब एंटिटी जितनी बार अपना इनहेरेंट रिस्क असेस करेगा उतनी बार वो अपने इंटरनल कंट्रोल को सुधारेगा, है ना। जितनी बार वो अपने इंटरनल कंट्रोल को सुधारेगा उतनी बार उसके इंटरनल कंट्रोल बेटर होंगे, यानी फ्रॉड एंड एरर कम होंगे। जितने फ्रॉड एंड एरर कम होंगे उतना ही हमारे से फ्रॉड एंड एरर पकड़ में नहीं आएंगे, इसकी संभावना खत्म। आप समझो ना, किसी एंटिटी के रिकॉर्ड्स में फ्रॉड एंड एरर है ही नहीं तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, इसकी तो संभावना ही खत्म हो गई। पीछे पढ़ा था ना हमने, ऑडिट रिस्क डू नॉट इंक्लूड्स। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और आपने इसको ही नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा, फिर आपको कैसे पता चलेगा एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में। तो अगर आज किसी एंटिटी ने अपना परफॉर्मेंस, अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली रिव्यू करा है, मेजर करा है, और उसको मेजर करके उसको जो रिस्क मिलता है उसके बदले में वो क्या एक्शन ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, एक तरीके से मैं इसको एक और नाम दूं क्या, ये नाम बताए क्या, आगे आप इसी नाम से पढ़ेंगे, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये दो शब्दों में एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसा है वो देख लो आप। मैंने आपको पीछे कहा भी था, जब याद हो कि आगे काम में आएगा एंटिटी का रिस्क असेसमेंट। तो एंटिटी कितनी बार अपने यहां पे इनहेरेंट रिस्क को असेस कर रही है,
कितनी बार कंट्रोल रिस्क को असेस करिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको असेस करके वो क्या एक्शन ले रहे हैं। देखो इसकी जानकारी लेने से क्या होगा, इट असिस्ट ऑडिटर इन कंसीडरिंग वेदर सच प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस रिजल्ट इन मैनेजमेंट एक्शन। अगर मैनेजमेंट रिस्क को असेस करता है, राइट, और उसको अपनी परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ लगती है, यानी प्रेशर आता है, तो उसके बदले में मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रहा है, राइट, और क्या उस एक्शन से रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ेगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, वैसे तो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो होता ही नहीं, डिक्रीज, बट फिर भी, राइट। तो ये आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कितना रिव्यू करा और कितनी बार मेजर करा है। अच्छा, कई बार एक और चीज होती है, इसको एक और एंगल से हम समझ सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कई बार मैनेजमेंट कंटिन्यूसली अगर अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होती है ना, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो दिस क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन मैनेजमेंट। इसका रिजल्ट ये होता है कि गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट, लाइक बहुत रेयर, ये वो भी इसमें एक एस्पेक्ट वो वाला भी है कि समटाइम इट हैपेंस दैट ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर, प्रॉफिट नहीं आ रहे, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, अब मैनेजमेंट इतना प्रेशर में आ गया, फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सेल्स वाले बंदे होते हैं, उनके होते हैं टारगेट्स, ठीक है, अब नौकरी जाने का डर होता है, मार्च आ गया, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे तो क्या करें, नौकरी जाएगी तय है, बंदे फर्जी सेल दिखाते हैं। फर्जी सेल मतलब वैसे फर्जी नहीं, 5 अप्रैल को माल बिका, कस्टमर को बोल रहे सर 28 मार्च का बिल बना दे, क्या होगा, क्या वो पिछले साल की सेल्स में आ जाएगा। दे डू इट, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, माल बाद में बिका, सेल बाद में हुई, पर दिखा रहे पहले, टेक्निकली तो फ्रॉड ही है ना यार, ये वैसे कुछ गड़बड़ नहीं है, माल असल में बिका है, बट वैसे देखा जाए टेक्निकल एस्पेक्ट से तो फ्रॉड ही है ना, इसके चांसेस बढ़ गए ना। इसीलिए हम लोगों को ना एक बात सिखाई जाती है, ईयर एंड ट्रांजैक्शंस, इनको बहुत 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 ध्यान से देखना होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स कमिटेड बाय मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज आर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मार्च के सीजन में होते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देखना होता है। आ रही बात समझ में अच्छे से, गुड। नेक्स्ट, इसमें से कुछ लिखोगे क्या तुम लोग, ये लिखना चाहते हो कि ये लिख लो यहां पर, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये लिख लो बस, बाकी तो ठीक है। चले आगे, आओ। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी, ये सबसे आसान है। एंटिटी के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में पूछो। ओनरशिप एंड गवर्नेंस, ओनरशिप मतलब जैसे पार्टनरशिप हमें तो पार्टनर्स नहीं, एलएलपी है तो पार्टनर्स, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। ये गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस का मतलब होता है बेटा उसको उसको कंट्रोल करने वाले लोग। जैसे पार्टनरशिप है तो एक्टिव पार्टनर कौन है ना, पार्टनर्स कौन है, एक्टिव पार्टनर कौन है। एलएलपी है तो पार्टनर्स कौन है और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। शेयर होल्डर्स है तो उसमें से कोई डायरेक्टर में है क्या, ये आपको देखना होता है, इसको बोलते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एंटिटी एंड प्लान्स टू इन्वेस्ट, एंटिटी के क्या कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान है क्या। इन्वेस्टमेंट मतलब वो छोटे मोटे नहीं, एक्सेस फंड है कहीं शेयर में लगा दिया, म्यूचुअल फंड नहीं, वैसे वाले इन्वेस्टमेंट नहीं। कोई एक्सपांशन का प्लान हो, कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई मर्जर करने वाले हो, कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट पे हम दिमाग नहीं लगाते, वो तो रेकरिंग एक्टिविटी है। जब भी थोड़ा एक्सेस फंड होता है तो स्टॉक में लगा दिया, स्टॉक मतलब शेयर्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, वो होते रहते हैं। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई मर्जर है, कोई अमालगमेशन है, कोई टेक ओवर है, कोई इस तरह का बड़ा, कोई ब्रांच ओपनिंग है, कोई बिजनेस एक्सपांशन है, नया सेगमेंट ओपनिंग है, इस तरह का, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। एंड हाउ एंटिटी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड मतलब उस एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। हायरार्की पढ़ा होगा ना बचपन में, याद आया। तो ये हायरार्की कैसे है, टॉप मिडिल एंड लोअर। जितनी ज्यादा ये हायरार्की होगी उतना ही कंट्रोल्ड होता है, जितनी हायरार्की कम होगी इसमें दो ही चीजें होती है। अगर ये हायरार्की बिल्कुल जीरो है तो भयंकर कंट्रोल, ये हायरार्की अगर बहुत बड़ी है तो भयंकर कंट्रोल। बीच की स्टेज खराब है, ये हायरार्की बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब सेठ जी वहीं गद्दा डालकर बैठे रहते हैं, गद्दी बनाते ना दुकान पे, तो सेठ जी रोज सुबह शटर खोल रहे हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं, एक पत्ता भी हिल रहा है तो सेठ जी के सामने हिल रहे हैं, तो वहां पे फ्रॉड नहीं होता बेटा, वहां पे कोई फ्रॉड एंड एरर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो वहां पे क्या नहीं है, ये पूरा है ही नहीं। जहां पे ये पूरा है मतलब इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है,
अगेन पॉसिबिलिटी जहां ये मिसमैच होगा, सरकारी दफ्तर, हाँ वहां पे फ्रॉड एनर देखो ना किस लेवल पर होता है वो ऐसा, तो वो देखो हाउ एंटिटीज फाइनेंस्ड, लाइक मैक्सिमम पैसा कहां से आता है, शेयर कैपिटल से आ रहा है, डिबेंचर से आ रहा है, बॉन्ड से आ रहा है, लोन से आ रहा है। अच्छा, इन सब की जानकारी लेने से होता क्या है, इनसे आपको यह पता चलेगा उस एंटिटी में किस तरह के ट्रांजेक्शन होंगे और कहां फ्रॉड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एंटिटी इज मेजरली फाइनेंस्ड बाय आउटसाइड सोर्सेस, लोन्स, डिबेंचर्स, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द एंटिटी। Right, point number one, there is a high possibility, or possibility meaning there is high chances of curtailing out their revenue by interest payment, यानी उनके रेवेन्यू का मेजर हिस्सा किस में जाएगा, किसी ने बताया नहीं, हमको समझ गए हम भाई, लेकिन इफ इट इज मेजरली फाइनेंस्ड बाय द कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल, इट विल नॉट बी इन अंडर द फोर्स टू पे अ स्पेसिफिक फिक्स्ड सम टू एनी शेयर होल्डर, क्योंकि डिविडेंड है, डिक्लेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमारी इच्छा है। समझ में आ गई मेरी बात? गुड। सो देखो, इट विल हेल्प ऑडिटर टू नो द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, द अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स किस तरह के होने चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एक ऐसा आइटम है जिसके बारे में आपने 12वीं क्लास में पहली बार पढ़ा था, फिर फाउंडेशन में पढ़ा, फिर इंटर में पढ़ा, फिर फाइनल में पढ़ोगे। एंटिटी में बचपन में पढ़ा था ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। कौन से होते हैं? हाँ 3 तो होते हैं, वो तो मैंने उंगली कर रखी तो होंगे ही। गोइंग कंसर्न, वेरी गुड, और अक्रूवल, वेरी गुड, और कंसिस्टेंसी, ये वही वाला है कंसिस्टेंसी। हमें जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने फॉलो करी वो कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होती है, पढ़ा था ना, जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने फॉलो करी वो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करनी, तो हमें देखना पड़ेगा। इसको देखो मत, वैसे ही समझ में आएगा। एंटिटी ने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करी है, लाइक डेप्रिसिएशन लगाना है, WDV SLM है, स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करा है, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे। आपने कोई तो चूज करा होगा, फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है, ये तुम्हारा फेवरेट है ना, क्योंकि यही हमें याद रहता है, राइट। तो वो कुछ ना कुछ तो चूज करा होगा, तो आपको देखना है एंटिटी ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई। सेकंड, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी उस एंटिटी के बिजनेस के अकॉर्डिंग है या नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस से मैच करनी चाहिए ना। WDV मेथड है, हर एंटिटी पे थोड़ी ना फिट होता है, SLM हर एंटिटी पे फिट नहीं होगा, तो जहां पे WDV लगना है वहां WDV, जहां SLM लगना है वहां SLM। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो उस एंटिटी पे जो लॉ लग रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में आप जाओगे, उसने साफ लिखा है अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगाना ही नहीं है। तो आप लगा सकते हो क्या? अब उस एंटिटी के ऑडिट में मैं ये चर्चा नहीं कर सकता कि अकाउंटिंग कैश वाली बेटर है अक्रूवल, ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया। कंपनीज एक्ट में साफ लिखा है डेप्रिसिएशन WDV मेथड पे लगेगा, बात खत्म। अब SLM अच्छा है बुरा है, उस कंपनी पर SLM फिट बैठता है नहीं बैठता, ये सब मुद्दा नहीं है चर्चा का, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि WDV लगेगा वहां पर। सो ये बहुत जरूरी है जाना। देखो, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उस एंटिटी ने किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करा है, किस तरीके से अप्लाई करा, अगर उसमें कोई चेंज हुआ है तो उसने क्या रीजन था जिसकी वजह से चेंज करा, ठीक है। वेदर सच अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट फॉर एंटिटीज बिजनेस, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी के बिजनेस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है या नहीं, एंड वेदर सच अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट विद FRF एंड रेलेवेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या वो उस एंटिटी पर लगने वाले FRF और उस इंडस्ट्री पे जो फॉलो होती हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। इन सबसे क्या पता चलता है? इन सबसे पता चलता है एंटिटी का एटीट्यूड। मतलब अगर कोई एंटिटी कहती है हम नहीं मानते लॉ, हम नहीं मानते लॉ, मतलब लॉ तो सबको मानना पड़ता है, बोले हम तो नहीं मानते, मतलब नॉन कंप्लायंसेस ये लोग हाई लेवल पर करते हैं। तो फिर यही वाला नॉन कंप्लायंस क्यों? जिस आदमी ने, देखो लॉ, एक बार आदमी ने सिग्नल तोड़ लिया और पुलिस ने नहीं पकड़ा, ठीक है, तो बंदे में आ जाता है कॉन्फिडेंस, दोबारा पकड़ा लेकिन पुलिस से बच के गाड़ी निकाल के ले गया, तो आ गया बंदे को जोश, अब तो अपन दुनिया फोड़ देंगे। तीसरी बार बंदा थार लेके निकला और 3 लोगों को उड़ा दिया, कंफर्म। ये जितने भी लोग आपके शायद यहां तो पता नहीं होते नहीं होते, हमारे तो जयपुर में हर दूसरे दिन थार से कोई ना कोई एक आदमी मरता ही है, डेली का ऐसा हो गया। न्यूज़पेपर खोलते हैं उसमें एक न्यूज आता है थार से एक आदमी को उड़ाया, क्योंकि ये, और जितने भी थार वाले उड़ा रहे हैं वो सारे के सारे वो जिनके 3-3 चालान पहले से पेंडिंग चल रहे हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना, उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, राइट। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब उसको डर ही नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है पुलिस को तो क्या है साला, अपन तो गाड़ी भगा लेंगे निकाल लेंगे यूं, और जब यूं भाग के निकालने लगे ना तो बेचारे किसी को उड़ा दिया। तो जो एंटिटी एक बार वायलेशन लॉ कर देते हैं ना बेटा, वो आदत में आ जाते हैं।
आदत में आ गए मतलब आप समझ जाओ इन्होंने और भी लॉ के वायलेशन करे होंगे, यानी इनकम टैक्स का भी करा होगा, कस्टम्स का भी करा होगा। दिस इज इंडिकेटिंग द एंटिटीज एटीट्यूड, राइट। आप इंडस्ट्री को फॉलो नहीं कर रहे, पूरी इंडस्ट्री डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड पे लगा रहा है, पूरी इंडस्ट्री स्टॉक का वैल्यूएशन आपकी इंडस्ट्री में, जैसे ज्वेलरी में स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पर होता है, कॉस्ट पे नहीं होता, क्योंकि ज्वेलरी में आप देखो ना क्या होता है, सोने का भाव रोज बदलता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आज सुबह की प्राइस और शाम की प्राइस में बहुत फर्क हो सकता है, तो वहां कभी भी कॉस्ट में वैल्यूएशन नहीं होता। आप कह रहे हो मैं तो कॉस्ट भी करूंगा, अरे कोई बात थोड़ी ना होती है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। इसका क्या मतलब है, एंटिटी का एटीट्यूड इज नॉट गुड relating to the compliances of rules and regulation. You need to be more aware while examining the records, right? Next, entities objective and strategies. Personally, ये मेरा अपना personal opinion है, this does not impact auditors risk assessment at all. इन सबसे हमें फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन सबसे हम ये सारी अंडरस्टैंडिंग ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको एंटिटी उसके एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल की जानकारी हो। और क्यों ले रहे हैं जानकारी, रिस्क असेसमेंट करना है, यही रीजन है ना। मान लो अगर इससे एंटिटी के एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल या अकाउंटिंग सिस्टम की जानकारी होती भी है, फर्ज कीजिए, पर उससे आपके रिस्क असेसमेंट पे कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो क्या करें ये जानकारी लेकर हम लोग। तो मेरा पर्सनली ये मानना है दैट दिस डज नॉट एज सच इंपैक्ट ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। बट अब ठीक है, इससे आपको एंटिटी की जानकारी तो होती है, एंटिटीज के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग तो होती है, बट काम की नहीं है। खैर देखते हैं क्या है। इट एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आपको एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स की जानकारी लेनी है, उसकी स्ट्रेटेजीज की जानकारी लेनी है, उसमें किस तरह के बिजनेस रिस्क होते हैं उनकी जानकारी लेनी है, जिनसे मिस स्टेटमेंट होने की संभावना है। पर्सनली मुझे नहीं लगता ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी और एंटिटी के बिजनेस रिस्क से किसी तरह का कोई भी मिस स्टेटमेंट होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी का बिजनेस का नेचर ऐसा है कि देयर इज अ बिजनेस रिस्क दैट पेमेंट ऑफ डेटर मे बी लाइक गो इनटू बैड डेट्स। बिजनेस ही ऐसा है, जैसे उसका बिजनेस होता है रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट के बिजनेस में पॉसिबिलिटी है, बिजनेस रिस्क है यार, वहां पैसा डूब सकता है। पर इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आप सोचो, इससे एंटिटी के ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता। फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग ले लो, अगर कुछ काम आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। सब मैटर्स दैट ऑडिटर में कंसीडर इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज। अब इस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज की अंडरस्टैंडिंग कैसे लें, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक्सपांशन एक्सेट्रा, दैट्स इट। तो आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको खुद को अंदर से लगने लगेगा। अच्छा, इनमें नहीं लगेगा, इनमें तो आपको लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि यार अगर अपन ने एंटिटी के नेचर की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके अकाउंटिंग पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग ली, इंडस्ट्री फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग ली, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क असेसमेंट में हेल्प मिलेगी। पर इसमें नहीं लगता। खैर, इट्स नॉट अ बिग डील, इतना कोई ज्यादा फोकस नहीं करना है इसके ऊपर। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, अभी तो चर्चा की थी हमने थोड़ी देर पहले। यार आपने तो पूरा जो भी हमने 15-20 मिनट पहले इतना डिस्कशन करा था, वो सारा आपने कचरा कर दिया। दीदी मैं आपके सवाल को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके सवाल का जवाब हम पहले दे चुके। उस सवाल पर हमने इतनी देर तक डिस्कशन किया था ना कि अगर ऐसा हो जाए कि रिस्क असेसमेंट 0 हो, ठीक है, तो भी हम कंप्लायंस लगाते हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है। नहीं, आपके सवाल पे जा रहे हैं, वेट करो आप, मुझे पता है आप क्या पूछनी है, ठीक है। ये पूछनी है कि आपने रिस्क असेसमेंट करा, 0 आया, ठीक है, हमने ये भी चर्चा की थी, आपको याद आएगा। फिर भी हमने कंप्लायंस लगाया, तो हमने रैंडमली, माइंड द वर्ड, रैंडमली कोई से भी 20 इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि रिस्क तो किसी में है ही नहीं, तो कौन से आइटम इंटरनल कंट्रोल मिले, कोई से भी, जस्ट टू कंफर्म, चेक करा उसमें भी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग मिले। सो नाउ देयर इज लाइक नो रिस्क, so she is asking what items to be selected in the sample, यही क्वेश्चन है ना आपका। she is asking what are the sample, what should be the sample और what are the items। randomly कोई से भी लेने पड़ेंगे, ये बोला था मैंने आपसे कि आप कोई से भी randomly 15-20 आइटम, कि हमने जाकर बोला कि सर मैंने 15 आइटम चेक कर ली, वैसे तो रिस्क 0 था, कोर्ट ने पूछा तो हमने बोला सर रिस्क 0 था, रिस्क असेसमेंट में इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क वाज 0, इनहेरेंट रिस्क वाज 0, बट हमने फिर भी इंटरनल कंट्रोल चेक करा, अगेन 0, फिर भी हमने ये 15 आइटम चेक कर ली। कौन से 15 ले आपका, इसीलिए आपको पीछे एक लाइन पढ़ाई थी, शायद आपको याद हो तो,
आपने ध्यान नहीं दी, ऑल तो मैंने उस लाइन को बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने सवाल पूछा इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज ठीक है अल्टीमेटली आपका जजमेंट। आप पता है इस पे क्या अच्छा सवाल पूछ सकती थी, आप अच्छा सवाल ये पूछते कि सर हमने रिस्क असेसमेंट करा और मुझे 15-20 आइटम में रिस्क लगा, भी मैंने इंटरनल कंप्लायंस लगाया, 15 आइटम 20 आइटम में रिस्क लगा, मतलब उन 20 में इंटरनल कंट्रोल वीक होना ही चाहिए। हमने कंप्लायंस लगाया, इंटरनल कंट्रोल चेक करा, तो 5 में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग मिला, मतलब उनके अंदर इनहेरेंट रिस्क है बट कंट्रोल रिस्क नहीं। सो लाइक 15 आइटम अपने को सैंपल में लेना चाहिए। आप तो ये बताओ 15 से ज्यादा ले सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो 15 से ज्यादा अगर मैं लेना चाहती हूं तो फिर मैं कौन सा आइटम लूं, ये सवाल पूछना था आपको। ये है टिपिकल सवाल। टीचर से सवाल वो पूछो जिस पे टीचर कंफ्यूज हो जाए, जिसके बारे में वो पढ़ के नहीं आया हो घर से, ठीक है। टीचर से सवाल वो पूछो जो आउट ऑफ सिलेबस हो, तो उसमें मजा आता है। अब आपने पूछा नहीं, अब मैंने पूछा, अब आप बताओ मेरे को। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ओपिनियन गलत हो सकती है। ओपिनियन गलत क्यों हो सकती है, क्योंकि शायद ऑडिटर सारे फ्रॉड एंड एरर नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि शायद उसका रिस्क असेसमेंट गलत हो गया होगा। यही तो है पूरा, कि ऑडिटर को ने असेस करा 15 आइटम में फ्रॉड एंड एरर है, फॉर एग्जांपल 15 आइटम की जगह एक्चुअल में फ्रॉड एंड एरर जो था वो था तो 12 ही आइटम में, पर वो 12 आइटम सारे के सारे उस 15 में नहीं थे। समझ गया मेरी बात, एक्चुअल में फ्रॉड एंड एरर 12 आइटम में, ठीक है। हमें थोड़ी ना पता है 12 आइटम कौन से हैं, पता है क्या। तो हमने असेस करा कि वो जो 15 आइटम हमने सैंपल में लिया है जिनमें रिस्क है, ठीक है, उन 15 आइटम में वो सारे आ गए होंगे। 12 मतलब मुझे पता नहीं 12 है या नहीं, तो वो सारे फ्रॉड एंड एरर इन 15 में आ गए होंगे, पर एक्चुअल में उन 12 में से 9 ही फ्रॉड है जो इन 15 ट्रांजेक्शन में से किसी में है। 3 जिन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड है वो आइटम तो आपके सैंपल में है ही नहीं, क्योंकि उन आइटम में आपको रिस्क लगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन में एरर है, पर आपको डेप्रिसिएशन में रिस्क नहीं लगा, तो आपने डेप्रिसिएशन को सैंपल में लिया होगा क्या, नहीं लिया, तो आपने उसको कभी चेक ही नहीं करा, नहीं करा तो उसका एरर पकड़ में आएगा क्या। लेकिन आपने जब 15 चेक करे तो आप तो कॉन्फिडेंट थे कि यार मैंने 15 आइटम में रिस्क असेस करा है, मैंने तो 20 में असेस किया था, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के बाद 15 मिलेगा, सो कॉन्फिडेंट कि 15 को चेक करूंगा सारे पकड़ में आ जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, 2-3 आइटम रह भी सकते हैं, रह गए, पर आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो यही मान रहे हो मैंने सारे फ्रॉड एंड एरर पकड़ लिए, पर एक्चुअल में तो नहीं पकड़े ना। तो अब आपकी ओपिनियन क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। इसको बोलते हैं बेटा ऑडिट रिस्क। एक बात, इसका मेरे सवाल से क्या लेना देना, मेरा सवाल तो था ही नहीं। मेरा सवाल अगर मुझे यही पता होता, आप कह रहे हो ऑडिट रिस्क, मेरे को अगर यही पता होता तो ऑडिट रिस्क आता ही क्यों। आप एक बात बताओ ना, ऑडिट रिस्क इसलिए आया ना क्योंकि मैंने सारे फ्रॉड एंड एरर नहीं पकड़ पाया। सारे क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मेरा रिस्क असेसमेंट गलत था। मेरा रिस्क असेसमेंट गलत था क्योंकि मैंने तो रिस्क असेस करा। तो मैं ज्यादा आइटम सैंपल में ले सकता हूं, इसका इससे लिंक क्या है। और अगर है तो फिर मुझे बताओ कि मैं कौन से आइटम सैंपल में लूं, जिनमें रिस्क लग रहा है वो तो सारे ले लिए मैंने। तो मैं अगर 22 लेना चाहता हूं तो बाकी 7 आइटम कौन से लूं सैंपल में। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मुझे लगता है 20 आइटम में रिस्क है, उनका इंटरनल कंट्रोल चेक करा, 5 का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग मिला, इफेक्टिवली ऑपरेटिंग, तो उनको हटा दिया क्योंकि उनमें रिस्क है, बट इंटरनल कंट्रोल की वजह से खत्म हो जाएगा। 15 आइटम रह गए, उन 15 आइटम में मुझे रिस्क लग रहा है, ठीक है। तो उन 15 आइटम को मैं एग्जामिन करूंगा, करेक्ट, सैंपल में ले लूंगा। सैंपल मतलब जिनको मैं सब्सटेंटिव में लगाऊंगा। कंप्लायंस हो ही गया, सब्सटेंटिव रह गया। मैं चाहता हूं 22 लेना, तो मैं ले सकता हूं क्या, पहला सवाल। हाँ, तो फिर मैं 22 अगर लेना चाहता हूं तो बाकी 7 कौन से लूं, रिस्क जितने में था वो तो सारे आइटम ले लिए हमने, तो बाकी 7 कौन से लूं। एक मिनट, आंसर आप सोच लो जब तक दीदी का सवाल सुन ले। हाँ, वो तो वैसे ही आएगा ना, प्लांट एंड मशीनरी बिना डेप्रिसिएशन के आप चेक कैसे करोगे, चाहे हमने उसको लिया नहीं लिया, वो तो वैसे भी आ गया। आज अगर आपने डेटर्स को सैंपल में लिया तो प्रोविजन ऑटोमेटिकली आ गया, उसको लिखने की जरूरत तो नहीं ना, वो तो आएगी। और ये मत बताओ कि क्यों ले रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ, हाँ या ना, और अगर हाँ
तो हम कौन से आइटम लें? रिस्क वाले तो सारे आइटम ले लिए, अब कौन से लें? ऐसे सवाल पूछते बेटा एग्जाम में, तुम जो पढ़ के गए ना वो नहीं पूछा जाता। ये जो तैयारी होती है ना बेटा, ये तभी होती है जब आप क्लास में फेस टू फेस होते हो। मैं बताता हूं, आप उन आइटम को ले सकते हैं जो आइटम मटेरियल, आप भूल गए मैंने मैथलेटी में पढ़ाया भी था आपको कि हम सैंपल में कौन सा आइटम लेते हैं जिनमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है या जो मटेरियल है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं उस आइटम को ले जिसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, करेक्ट? यानी रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। छोटे मोटे मिस स्टेटमेंट का रिस्क हम वैसे नहीं लेते, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ आइटम में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं है बट आइटम मटेरियल है, इसीलिए भी हम सैंपल में ले लेते हैं। ये बात हमने मैथमेटिक्स के टाइम पे पढ़ी भी थी, आप भूल गए। तो अगर आप ऐसा चाहती हैं कि भाई मैं ज्यादा आइटम लूँ, लो, लेना ही चाहिए। 15 वो आइटम या जो भी आइटम रिस्क है वो तो लेने ही है, उनमें तो रिस्क ऑफ मिस मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो तो लेने ही है। पर कई बार मटेरियल आइटम होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको बैंक स्टेटमेंट, आई होप यू रिमेंबर। बैंक एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट बैलेंस, जिसमें कभी फ्रॉड नहीं मिलता। दिस इज लाइक प्रूवन इन माई 21 ईयर्स एंटायर करियर इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप। हमने आज तक कभी किसी एंटिटी के बैंक स्टेटमेंट में या बैंक अकाउंट में हमें फ्रॉड नहीं मिला, बट आज तक एक सिंगल ऑडिट ऐसी नहीं है जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं करते हो। वाई? सो मटेरियल आइटम सैंपल में लेते हैं हम लोग, वो ले सकते हैं, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, समझ गए? चलो, लेकिन अच्छी बात ये कि आपने सवाल पूछा, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी गुड। सवाल पूछना चाहिए, चाहे सवाल कितना भी घटिया हो। टीचर कितना भी आपको ये बोल दे कि सवाल घटिया है, सवाल बेकार है, टीचर इरिटेट हो जाए, टीचर जवाब ढंग से ना दे, XYZ, आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार सारे बादलों ने मिलकर डिसाइड करा, बोले इस बार बारिश नहीं करेंगे यार, लोग यार कोई इज्जत ही नहीं करते, पानी ऐसे बहा देते हैं यार। तो सारे बादलों ने सोचा इस बार बारिश नहीं करेंगे। अब सब जगह सूखा, सब जगह सूखा, तो क्या करें? अब सब लोगों ने फिर 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, पूरा मानसून का सीजन निकल गया, बारिश नहीं हुई। तो लोगों ने अपने हल वल उठा के सब साइड में पटक दिए। क्या करें, बारिश तो ही नहीं रही। अब अगले साल मानसून आएगा तब सोचेंगे। एक किसान फिर भी खेत में हल चला रहा, लोग कह रहे पागल है क्या, क्यों कर रहे हैं, अकाल पड़ेगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी 2 साल पानी नहीं बरसेगा, मानसून नहीं आएगा। तो उसने अपने सब यही करेंगे, बोले यार 2 साल तक तो बारिश आएगी नहीं। एक बंदा हल चला रहा है, लोगों ने पूछा भी पागल है क्या, बोले यार पागल वागल कुछ नहीं, मुझे पता है बारिश नहीं आएगी, पर 2 साल में अगर मैं हल चलाना भूल गया तो फिर क्या होगा। अब बादलों ने बात सुन ली, तो उनको लगा यार साला ये तो इतना सोच रहा है, कल को हम बारिश करना भूल गए तो फिर क्या होगा। दे स्टार्टेड रेनिंग। और ये वैसे तो ये कहानी है, रियलिटी नहीं है, बट स्टिल इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। when you put your efforts continuously even when you know the result will be 0, now this fosters nature to perform according to your wish। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई ऐसी परिस्थिति में जहां आप जानते हैं काम नहीं होगा फिर भी आप लगे पड़े, ये कहीं ना कहीं नेचर के ऊपर एक प्रेशर फॉस्टर करता है कि नेचर को अब आपके अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। और आप वैसे भी अपने जीवन में एक बात देखना, हमेशा याद करना, ये जो मैं बोल रहा हूँ सबके साथ होता है। जब तक, मतलब एक लाइन में बोल रहा हूं और ध्यान सुनना, जिस दिन आप मन बदल लेते हैं ना उस दिन से बदलाव आना चालू हो जाता है। यानी आप किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेटली पीछे पड़े हुए थे, नहीं मिल रही, जिस दिन आपने मन में अंदर से बोले छोड़ रहे यार, वो चीज आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। ये नेचर का रूल होता है। यानी जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, अब नहीं मैंने अपने, लेकिन वो कब छोड़ता है आदमी, जब उसमें सारे एफर्ट लगा देता है। यानी किसी चीज को आप डेस्परेटली चाहिए, आपको वो चाहिए, अब वो नहीं मिल रही तो आप एफर्ट लगाए जा रहे हो, साम दाम दंड भेद, आप थक गए सारे एफर्ट लगा के, अब आपने छोड़ा, बस अब छोड़ा ना जैसे आपने, इमीडिएटली आपको चीज मिल जाएगी। इसलिए पुट योर ऑल एफर्ट्स। तो टीचर कितना भी आपको डांट दे, कितना भी हैरास कर दे, कितना भी डिमोटिवेट, आपको सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ऑलवेज आंसर देना और सवाल पूछना नहीं, ठीक है? चलो, अब हमारे पास में है मेथड्स, राइट, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क एंड अकाउंटिंग सिस्टम। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड्स बिलो मेथड्स और टेक्निक्स, राइट? कौन कौन से मेथड्स हैं? रेड हो रहा है जो हेडिंग का नाम है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल। एनालिटिकल अपन सबसे एंड में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे इंक्वायरी। सबसे सिंपल है इंक्वायरी वाला, सबसे आसान होता है इंक्वायरी वाला, ठीक है?
और इजीएस्ट मेथड है, ठीक है, इंक्वायरी। क्यों है? एक वर्ड होता है बेटा एफिशिएंट, ठीक है, एक वर्ड होता है बेटा इफेक्टिव। इन दोनों के बारे में एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो इसी चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें काम में आएगा। और कहां पढ़ेंगे? जब हम 5, ये बताया ना 4 मेथड्स हैं ऐसे, और 3 मेथड्स हैं, तो कुल 7 मेथड्स हैं। जब उन मेथड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे ना तभी काम में आएगा। आप अभी सुन लो, एफिशिएंसी वर्ड जब भी आता है, एफिशिएंट या एफिशिएंसी वर्ड, एफिशिएंट या एफिशिएंसी एक ही बात है। ये बेटा टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जितना कम टाइम लग रहा है किसी काम को करने में, उतनी एफिशिएंसी है या एफिशिएंट है, ठीक है। इफेक्टिव रिसोर्स से रिलेटेड है, रिसोर्स से रिलेटेड बोल लो या आउटपुट से रिलेटेड बोल लो। जिस चीज का जितना अच्छा आउटपुट वो उतना इफेक्टिव, जिसका जितना कम अच्छा आउटपुट वो कम इफेक्टिव। समझ में आ गई बात? एफिशिएंसी रिलेटिंग टू द टाइम, इफेक्टिव रिलेटेड टू द आउटपुट। एक्चुअल में इफेक्टिव का मतलब होता है रिसोर्स इनपुट एंड आउटपुट रेशो। कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, इट इज मोर इफेक्टिव। ज्यादा इनपुट कम आउटपुट, कम इफेक्टिव। पर हमने इसको थोड़ा सा लिंक करा आउटपुट से, आप आसान कर देते हैं। आउटपुट जितना अच्छा आउटपुट उतना इफेक्टिव, जितना कम अच्छा आउटपुट उतना कम इफेक्टिव, ठीक है। ये समझ गए आप? हम आपको ये क्यों बोल रहे हैं? इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, राइट। कोई ऐसा नहीं है वो हो जाए अंडू, अच्छा अंडू, कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना। हाँ, तो इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। कम टाइम में ज्यादा जानकारी, क्योंकि पूछना ही तो है, पूछ के ही तो लेना। पूछने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, डॉक्यूमेंट चेक करने में टाइम लगता है, रिकॉर्ड चेक करने में टाइम लगता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करने में भी टाइम लगता है, पर पूछने में क्या टाइम लगता है? पूछा फटाफट से पता चल गया। सो इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, लेकिन मोस्ट इनइफेक्टिव मेथड। क्योंकि इंक्वायरी से जो एविडेंस मिलता है वो ओरल होता है, और ओरल एविडेंस का सबूत नहीं होता, ठीक है। लेकिन हर बात का सबूत चाहिए भी नहीं होता बेटा। रिस्क असेसमेंट में तो हम क्या कर रहे हैं? हम असेस ही तो कर रहे हैं। तो रिस्क असेसमेंट में आपको मिस स्टेटमेंट का एविडेंस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। रिस्क असेसमेंट में मिस स्टेटमेंट होने का एविडेंस नहीं मिलेगा। समझ गए आप मेरी बात? तो किस चीज का एविडेंस मिलेगा भाई फिर? तो एविडेंस आपको मिलेगा, आपने इंक्वायरी करी है, आपने ऑब्जर्वेशन करा है, उसके आधार पे आपको कहां कहां फ्रॉड एंड एरर लग रहा है, इसका एविडेंस। मतलब मैं लोगों को यह प्रूव कर सकता हूं कि सर देखो मैंने इंक्वायरी करके ये इंफॉर्मेशन ली थी, मैंने ऑब्जर्वेशन करके ये इंफॉर्मेशन ली थी, मैंने एपी लगाकर, एनालिटिकल प्रोसेसर लगाकर ये इंफॉर्मेशन ली थी, इसलिए मुझे लग रहा है इन आइटम में फ्रॉड है। ये मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन उधर फ्रॉड एंड एरर है, ये तो बेटा सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस से प्रूव होगा। समझ गया मेरी बात अच्छे से? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। गुड। तो इंक्वायरी में हमें तो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, सो टू टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्वायरी कर लेते हैं इंक्वायरी, क्या दिक्कत है? इसको बहुत ज्यादा हम लोग अच्छे से वो नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं। क्या देखो, इंक्वायरी हेल्प्स ऑडिटर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, सबसे मजेदार बात, सबसे पहला स्टेप यही होता है एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। सबसे पहला मेथड यही होता है। आप देखो, आप इस पहला मेथड होता है, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, आप कॉमन सेंस लगाओ। हम कोई भी बात की शुरुआत इंक्वायरी से ही करते हैं ना? नहीं, किसी भी हम किसी बिजनेस डील को भी हम कर रहे हैं, किसी भी चीज का कोई भी चीज दुनिया में होती है ना, वो बातचीत से ही चालू होती है। नहीं, आप बताओ ना, आज अगर मैं इसके पास प्रपोजल लेकर गया, भैया मैं तेरा बिजनेस खरीदना चाहता हूं, तो सीधा जाके मुंह पे पेपर मारे है, मैं बोल कुछ नहीं रहा हूं, नो इंक्वायरी, नो 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 कॉन्वर्सेशन, सीधा पेपर उठाए फेंक के मारे मुंह पे। इसने भी क्या करा, पेपर पे साइन करा और पैसे मेरे मुंह पे फेंक के मारे, डील खत्म। ऐसे कौन डील करता है बताना जरा? आप किसी का रिश्ता लेकर गए, कोई बातचीत नहीं, सीधा वो फलों का टोकरा मिठाई लेकर गए और ब्याह के ले आए, हाथ क्या हो गई शादी। आपने अंगूठी पहना दी, उसने अंगूठी पहना दी, वरमाला डाल दी, पंडित जी साथ लेके गए थे हम, और वो इंस्टेंट वाला हवन कुंड लेकर गए थे, लगाया, आग लगाई और फेरे लिए। कोई बातचीत नहीं कर रहा है किसी से। ऐसा कभी होता है क्या? तो इंक्वायरी यार एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हम किसी भी एंटिटी में जाते हैं, बिफोर एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड इट स्टार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट मेथड।
सो इससे हम लोग एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अच्छा, किससे बातचीत करें? किसी से भी करो, मतलब जो एंटिटी के अंदर है किसी से भी, कहीं आप बाहर वालों से बातचीत करो, एंटिटी के अंदर जो है, बाहर वाले भी कर सकते हो बातचीत, पर बाहर वाले जो एंटिटी से जुड़े हुए, डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर, उनसे। रास्ते में चलते हुए किससे पूछ रहे हो ये एंटिटी कैसी है? अरे ऐसे कौन इंक्वायरी करता है यार? एम्प्लॉय से करो, पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस से करो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं उनसे करो, मैनेजमेंट से करो, जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल है, उनसे बात करो, नहीं, और अदर स्टाफ से बात करो, इंटरनल ऑडिटर से बात कर लो अगर है तो, सबसे करो जो एंटिटी के अंदर है या एंटिटी से जुड़े हुए हैं। क्या बात करें सर? कुछ भी बात करो यार, एंटिटी के बारे में जो पूछना है पूछो। दो आप मॉड्यूल में जाएंगे तो पेज नंबर 3.14 में एक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उस लिस्ट में लिखा हुआ है किस बंदे से क्या बात करके क्या जानकारी मिल सकती है, वो पढ़ लेना अगर तुम्हें समय मिले तो, कोई खास बड़ी बात नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट, मौका मिले तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें बस आपको यही पता है मैनेजमेंट से बात करके क्या पता चलेगा, पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस से बात करके क्या पता चलेगा, एंड सो ऑन, राइट। सो इंक्वायरी इज द फर्स्ट मेथड, पॉइंट नंबर 1। इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड बट लेस इफेक्टिव। व्हाई? एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। इंक्वायरी प्रोवाइड्स यू ओरल एविडेंस। ऐसा नहीं है कि ओरल इज नॉट एन एविडेंस, बट ओरल एविडेंस की कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब एक हम ना बेवकूफ़ी पढ़ रहे बचपन से, ओरल एविडेंस इज ऑल्सो एन एविडेंस। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, मतलब महा बेवकूफ़ी, दुनिया का हर आदमी जानता है ये बेवकूफ़ी, लेकिन मतलब वो शाम को 6 बजे के बाद घर में जो है आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि दिया बाती का टाइम है ना। नोबडी नोज द रीजन बिहाइंड इट, किसी को नहीं पता, बस शाम को झाड़ू पोछा मत लगाओ, शाम को झाड़ू लगा रहे हैं, मार साले को। अरे क्या हो गया मम्मी, गलती से लगा दी झाड़ू, सामान गिर गया था कुछ, ना छोटे थे बचपन में तो लगा दी, मम्मी दे थप्पड़ कूटना चालू। क्यों? मम्मी से पूछो मम्मी क्यों नहीं लगाना झाड़ू, मम्मी के सवाल पूछता और ले, लॉजिक नहीं पता, पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना। और जो लॉजिक है वो पता नहीं है। ऐसे ये वाला है, कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल रिटर्न। अब मूर्ख से पूछो ओरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, अभी कोई प्रूफ तो करके बताएं। हमारे इंडिया में रोज शाम को 8 बजे के बाद ओरल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पार्टनरशिप तो हमारी इतनी भयंकर बनती है जिसकी कोई हद नहीं है। शाम को 8 बजे 2 पैक लगाए, तू भाई है मेरा, तू बोलना कितना पैसा लगाना है, साले किराया नहीं है जाने का, और भाई के बिजनेस में पैसा लगा रहे। शाम को पार्टनरशिप हुई, सुबह नशा उतरते खत्म। अब बताओ यार, उसको कोई पार्टनरशिप मानता है क्या? उसको कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे आप? कोई सेंस निकल रहा है इस बात का? ये वैसा ही है। इंक्वायरी इज एन ओरल एविडेंस एंड ओरल एविडेंस इज अलाउड। व्हाट इज ओरल एविडेंस? जो ओरली लिया जिसका एविडेंस नहीं, तो देन हाउ इट इज एन एविडेंस? जब एविडेंस ही नहीं है तो एविडेंस कैसे हुआ? वो चल रहा है, इसलिए हम भी पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ लो, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। फायदा होता है पर कोर्ट में फायदा नहीं मिलता। सेकंड क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। ऑब्जर्वेशन क्या? कुछ नहीं करना है, कभी कभी कुछ नहीं भी करना होता, ठीक है। 5 स्टार खाओ और चुपचाप जाके खड़े हो जाओ। अरे बहुत एविडेंस मिलता है, आप ना बस सुबह 9 बजे पहुंच गए और जहां पे वो एम्प्लॉयज पंच करते ना, वहां आप खड़े हो जाओ, बस करना कुछ नहीं, बोलना किसी को कुछ भी नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऑब्जर्व कर रहा हूं दैट हाउ योर एम्प्लॉयज पंच। अब मैंने देखा बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी थे बिना पंच करे निकल गए, बस हो गया ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स देयर इज नो कंपल्शन एज टू रिकॉर्ड अटेंडेंस। दैट मीन्स देयर विल बी लैकिंग्स ऑफ लाइक अटेंडेंस रिकॉर्ड्स इन केस ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब उनकी सैलरी तो यूं ही जा रही है, अब वो लेट आए जल्दी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही मतलब हुआ ना। तो ऐसे केस में लाइक इट इज नॉट गुड, ये नहीं होना चाहिए। आप समझ गए मेरी बात? तो ये ध्यान में रखना है। खैर, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, बेटा इंस्पेक्शन में ध्यान रखना रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन मत करना, और अगर करो भी तो उन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स का करना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमओए वगैरह देख लो, एओए देख लो, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड देख लो, एलएलपी एग्रीमेंट देख लो, आप ये कर सकते हो आप। और मैनुअल्स देख सकते हो, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स होती हैं, मतलब जो रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आते ना वो देख सकते हो आप। देखो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट, जैसे एंटिटी के ऑपरेशंस का ऑब्जर्वेशन करो, प्रोडक्शन में जाके खड़े हो जाओ, वहां आपको ये पता चल जाएगा प्रोडक्शन कैसे होता है, रॉ मटेरियल कितना यूज होता है, कौन सा यूज होता है, वेस्ट कितना होता है रॉ मटेरियल, ये आपको पता चल जाएगा। नहीं आसान है। रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, एंटिटी प्रीमाइसेस एंड प्लांट। अब यहां पे रिकॉर्ड में ध्यान में रखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत?